So guys, starting with chapter number 3, atoms and molecules. पहले की कहानी वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, बट स्टिल सुन लो। पुराने जमाने में जब साइंटिस्ट लोगों का, जब राजा महाराजा लोग रहते थे तो उनकी दरबार बैठती थी, वहां पे सब फील्ड्स के जो बिल्कुल हीरो लोग रहते थे उन लोगों को बिठाया जाता था। उसमें से एक थे महर्षि कन्नड़, ही वॉज इंडियन फिलोसोफर। उन्होंने पोस्टुलेट किया था मतलब उनका कोई प्रूफ नहीं था, बट उनका ये बोलना था अगर मैं मान लो कोई भी एक सब्सटेंस यानी पदार्थ को तोड़ते जाऊं, चौक ले लो, सबसे सिंपल एग्जाम्पल, चौक को तोड़ा पाउडर है उसको और क्रश किया गया, एक ऐसा लेवल आएगा जहां पे उसको मैं और छोटे इसमें तोड़ नहीं पाऊंगा। जब ये सबसे छोटा जिसको मैं और फर्दर तोड़ नहीं पा रहा हूं वो लेवल आएगा, उसे हम परमाणु बोलेंगे। ठीक है, ये हिंदी था, उसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन अपने डेमोक्रिटस और ल्यूकिपस ने ग्रीक में दिया था। उन बाबा लोगों का क्या बोलना था, ऑन डिवाइडिंग मैटर अ स्टेज विल कम व्हेन पार्टिकल्स ऑब्टेन्ड कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, एट दिस स्टेज दे विल बी कॉल्ड एटम्स। एटम्स आर व्हाट, इनडिविजिबल वाले वर्ड का था, हमारा परमाणु था, इन लोगों का एटम्स था। ठीक है, इसके सिवाय पकुदा कतियामा भाई का बोलना यह था कि अगर मान लो मैं ये अलग अलग जो एटम्स है उनको अलग अलग इसमें का कंबाइन करूंगा केमिकली ऑब्वियसली, तो मेरे अलग अलग मैटर्स बनना शुरू हो जाएंगे। ऑब्वियसली ये सब कुछ पोस्टुलेटेड था, इनका कोई भी एक्सपेरिमेंटल वर्क नहीं था। पहली बार थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल वर्क देने वाले दो लोग थे अपने, एंटोनी लेवोइसियर एंड जोसेफ प्राउस्ट। यस, नाउ दीज आर सम इंपॉर्टेंट पीपल। ये ऊपर के तीनों नाम पता हो अच्छा है, कम चांस है पूछा भी तो एमसीक्यू में पूछेगा, बचा हुआ ये नाम आपको पता होने चाहिए। इन लोगों ने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिया था। क्या दिया था बेटा इन लोगों ने? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसके अंदर उन्होंने दो लॉज दिए थे। पहला लॉ का मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरे लॉ का था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन या फिर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। कांस्टेंट एंड डेफिनेट सेम ही चीज है, ठीक है ना। तो देखो पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता था, एक रिएक्शन में ना तो मास आप क्रिएट कर पाओगे ना आपका मास डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर मान लो आपने रिएक्शन किया 4 ग्राम्स और 5 ग्राम्स के दो सब्सटेंसेस को मिला के, तो आखिरी में जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उनका मिला के 9 ग्राम रहेगा। ठीक है, मतलब मैं आपको एक बार के लिए एग्जांपल देता हूं मैथमेटिकली। कुछ मैंने A प्लस बी बनाया, उसे C प्लस D प्लस E, 3 सब्सटेंसेस बन गए। ये मान लो 5 ग्राम का था, ये 4 ग्राम का था फॉर एग्जाम्पल। ये मान लो 2 ग्राम का, ये 3 ग्राम का है। तो अब क्या एक्सपेक्ट करते हो, E कितने ग्राम का होगा? 4 ग्राम का ही होगा। क्यों? लेफ्ट हैंड साइड में मिला के 9 ग्राम था, राइट हैंड साइड में भी कितना होना चाहिए? 9 ग्राम होना चाहिए, तो ये आ जाएगा 4 ग्राम का आगे। ठीक है, मे बी असर्शन रीजन में ऐसा कुछ आ सकता है। A प्लस बी इज गिविंग यू C प्लस D प्लस E। A का 5 ग्राम, B का 4 ग्राम, C का 2 ग्राम, D का 3 ग्राम, देन E का 4 ग्राम है। ये असर्शन आ जाएगा, रीजन आ जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये A हो जाएगा। क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन व्यू दे रहा है? फेयर इनफ है यहाँ तक का। अब देखो जैसे मैं हर साल ये वाला एग्जांपल बताता हूँ हमेशा जितनी बार पढ़ाता हूँ, कि मेरे को जब ये क्वेश्चन आया था, द फर्स्ट थॉट दैट केम इन माय माइंड वाज, होलिका दहन के समय जब हम लोग वो वुड जलाते थे, दैट वुड यूज्ड टू बी प्रीटी हेवी ऑब्वियसली, ठीक है, किलोग्राम्स के होते थे, पर जलाने के बाद में जो राख छूट जाती थी वो राख तो कुछ ग्राम्स की होती थी, तो मेरा मास तो डिस्ट्रॉय हो गया। रेगुलर स्टूडेंट रुक जाएंगे, कोई क्रैश कोर्स वाला स्टूडेंट जो है जिसको आइडिया है कि यहाँ पे मेरा लॉ फेल हो रहा है या अभी भी पास हुआ है, मैं जो क्रैश कोर्स वाले उन लोगों से रिक्वेस्ट होगा। यश यस यश परफेक्ट। देखो मेरा होगा मान लो 500 ग्राम का वुड जलाया मैंने, मान लो 100 ग्राम का राख रह गया, 400 ग्राम वेस्ट नहीं हुआ बेटा, वो 400 ग्राम का CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो। इनफैक्ट वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग ना, आप जब से 500 ग्राम का वुड ले रहे हो तो आप वहां पे भी गलती कर रहे हो। क्यों सर? इसको जलाने के लिए कुछ ऑक्सीजन का भी तो लगा होगा ना, तो वो भी रिएक्टेंट जैसा बिहेव करता। मान लो मुझे 200 ग्राम का ऑक्सीजन लग गया था, इसको बना के मेरा 100 ग्राम का राख बच गया होगा, प्लस बचा कुचा कितना है 600 ग्राम का कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ऑलवेज 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 गोइंग टू बी ट्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आती है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। जिन लोगों को पूरा चैप्टर पता है उन लोगों को फट से समझ में आ जाता है। अभी जो लोग पहली बार सुन रहे हैं, मैं ये मान के सब लोग पहली बार सुन रहे हैं, मैं उस हिसाब से बता रहा हूं, तो अभी के लिए कुछ कुछ चीजें आपको रटनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, हो रहा है तो हो रहा है, थोड़ी देर बाद आपको समझ में आ जाएगी ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये बोलता था, मान लो मैं और वेद हम दोनों को एक टास्क दिया गया, जाओ पानी लेके आओ।
बट देखो केमिस्ट्री में जब भी मैं वाटर बोल रहा हूं, मैं ड्रिंकिंग वाटर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डिस्टिल्ड वाटर मतलब प्योर वाटर केमिकली जो सिर्फ H2O हो वो बोल रहा हूं। मे बी वेद गया मेडिकल दुकान पे, वेद ने बिल्कुल प्योर वाटर लेके आ गया वहां से, डिस्टिल्ड वाटर जो बोला जाता है। मेरे पास उतना स्कोप नहीं था, मैं मे बी गया नागनाले से पानी निकाला, मेरे पास पूरी मशीन है, उससे साफ कर करके मैंने उससे भी डिस्टिल्ड वाटर बना लिया है। जब तक कि उसका केमिकली और मेरा केमिकली वाटर सेम है, उसका भी H2O है मेरा भी H2O है। अब हम लोगों ने क्या किया, हमने उसको ब्रेक किया, हम दोनों के वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था, ठीक है। हमारे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मास का रेशियो 1:8 आ रहा है। तो 1:8 कहां से आया है, तो वो ही बोल रहा हूं मैं, अभी के लिए रख लो, ठीक है ना। या फिर मान लो वान्या ने क्या किया, कहीं से हाइड्रोजन गैस खरीद के लाई, कहीं से ऑक्सीजन गैस खरीद के लाई, उन दोनों कैसे भी रिएक्ट किया और प्योर वाटर बना लिया। एट द एंड ऑफ डे उसने 1 करोड़ लीटर बनाया हो या 1 मिलीलीटर पानी बनाया हो, उसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो सेम रहेगा। इसीलिए इसका नाम होता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन इन 1:8 या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। तो इज दिस ओनली ट्रू फॉर वाटर? नहीं बेटा, फॉर एनी केमिकल सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया का फॉर्मूला याद है, NH3 में अमोनिया में रेशियो नाइट्रोजन इज टू हाइड्रोजन का रहेगा, दैट इज 14:3। कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मूला याद है, CO2, इसमें कार्बन इज टू ऑक्सीजन आएगा 12:32 मतलब 3:8, 3:8 का, ठीक है। यहां तक क्या हो रहा है, ऐसे ये तीन ही मुझे रटे हुए, इसलिए हमेशा मैं तीन ही लेता हूं, कोई और भी सब्सटेंस आप बोलोगे सेम चलेगा। अगर डिस्टिल्ड वाटर नहीं है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, तो उस समय पे आप लोगों का प्रपोर्शन चेंज हो जाएगा। डिस्टिल्ड वाटर एंड सम अदर वाटर आर नॉट केमिकली सेम, सो व्हेन वी आर टॉकिंग द रेशियो इज गोइंग टू बी सेम, दे आर ऑलवेज टॉकिंग, दे आर इन द सेम प्रपोर्शन। ये चीज ध्यान रखिएगा। मैंने क्या बोला, हाँ यस, ठीक है, यहां तक का कोई इशू। सर ये जो आंसर्स आ रहे हैं 1:8, 14:3, 3:8, ये आपको निकालना जम जाएगा, थोड़ा सा मैं रुक जाओ। यहां तक किसी को कोई इश्यूज है बच्चा लोग? नहीं। तो ये किसने दिया था दोनों लॉस? एंटोनी लेवोइजर एंड जोसेफ प्राउस। क्या था? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उसके अंदर दो लॉस थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विच स्टेट दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। तो वो पता है। दूसरा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। उसका लॉ एक बार मुझे भी याद नहीं है, इसलिए मेरे को ये करना पड़ रहा है। इन अ प्योर, देखो ये वर्ड प्योर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इन अ प्योर केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट या ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास, इररिस्पेक्टिव तुम कौन से सोर्स ऑफ वाटर से लाए हो, नागनाले से लाए हो या मेडिकल स्क्वायर से लाए हो, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब यही आइडियाज को लेके डाल्टन बाबा ने अपनी खुद की थ्योरी लगाई थी, ठीक है ना। उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे। देखो पोस्टुलेट मतलब अगेन केमिकली उसका कोई प्रूफ नहीं दिया था, बट कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे। कई पोस्टुलेट्स वैसे गलत है, पर उन पोस्टुलेट के कारण ही हमारी केमिस्ट्री आगे बढ़ पाई। सबसे पहला पोस्टुलेट ये था कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ये अपने को हिंदी में पता चल चुका है, ग्रीक वाले इस भैया ने बता चुका है, इसने फिर से वही सेम चीज कॉपी पेस्ट की, ठीक है ना। क्या बोला? ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, ठीक है, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स। ये इनडिविजिबल पार्टिकल्स के बारे में अपन डिस्कस करने वाले थोड़ी देर में आपस से, बट रुक जाओ। एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल व्हिच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। व्हिच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, रुक जाओ भाई, व्हिच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है वो अब देखो। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ हुआ है, ये कुछ ऐसा था, फॉर एग्जाम्पल कुछ AABB ने CCC का रिएक्ट किया, ये अब जो है ना खुद टूट गए बॉन्ड्स इनके और नए बॉन्ड्स बनना शुरू हो गए। मतलब अब क्या हुआ, मे बी A B C प्लस B C C, कुछ रैंडम सा बनाया मैंने, ठीक है ना। तो बेटा अब देखो, मुझे पहले बताओ रिएक्टेंट साइड, ओ भाई कुछ गलती हुई है, हाँ यस। अब मुझे बताओ रिएक्टेंट साइड में कितने A है, प्रोडक्ट साइड में। रिएक्टेंट साइड मतलब होता है जो लेफ्ट रहता है आरो के, जो रिएक्ट कर रहा है। आई थिंक तो 8 में था, बट ठीक है कोई बात नहीं।
रिएक्टेंट साइड में बी कितने हैं, प्रोडक्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में सी कितने हैं, प्रोडक्ट साइड में। देखो अपने पट्टे का क्या बोलना था यहाँ पे, एटम्स इनडिविजिबल है, मतलब ए टूट के कुछ और नहीं बन रहा है, ए जो है वो टूट के अपने नए बॉन्ड्स बना लेगा। इंडिविजुअल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। देखो जितने ए पहले थे उतने ही ए बाद में है, जितने बी पहले थे उतने ही बी बाद में, जितने सी पहले थे उतने ही सी बाद में। चलो अब एक काम करते हैं, ए के मास को 1 यूनिट बोलते हैं, बी के मास को 2 यूनिट बोलते हैं, सी के मास को 3 यूनिट्स बोलते हैं। इसका मिला के मास कितना हो रहा है, तो 1 + 1 + 2 + 2 कितना हो रहा है भाई लोग, 6 यूनिट्स। सी का मास कितना हो रहा है, 3 + 3 + 3 मतलब 9 यूनिट्स। तो मेरा रिएक्टेंट मिला के कितना हो गया है, 15 यूनिट्स या 15 ग्राम, सभी का जो तुमको बोलना हो। अब यहाँ पे ए का 1, इसका 2, इसका 3, इसका 1 मिला के कितना हो गया बेटा 7 यूनिट्स। बी का 2, सी का 3, सी का 3 मिला के कितना हो रहा है 8। कितना हो रहा है बेटा बीबी 15, पहले भी 15 बाद में भी 15। तो ऑब्वियस है ना, तुम खुद सोचो जब कोई नई चीज़ बन नहीं रही है, पुरानी चीज़ गायब नहीं हो रही है, सिर्फ रीअरेंज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल एक वेइंग स्केल पे मैं रूई वाले फुड़के खड़े थे, हम तीनों कोई भी सीक्वेंस में खड़े हो, हम इधर के उधर उधर के इधर खड़ा होना शुरू हो गया, क्या हमारा मास चेंज होने वाला है क्या, नहीं। तो वही तो, ये तुमने अरेंज कैसे किया था पहले और बाद में, उससे कोई फर्क पड़ रहा है क्या। तो देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या मैं इसके थ्रू भी समझा पा रहा था। अगर एक रिएक्शन में एटम्स इंडिविजिबल है, उसका कुछ टूट के कहीं गायब नहीं हो जा रहा है, और साथ ही साथ में जितने पहले थे उतने ही बाद में है, तो क्या जो मास पहले था मास बाद में भी रहेगा। तो तुमको ऐसा पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि विच ऑफ द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन हेल्प्ड अस टू एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हमारा क्या था पोस्टुलेट्स, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स व्हिच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। समझाई चीज क्या हुई है, पक्का था, यस। हाँ ये चीज है, इट कैन नॉट हैपन ए प्लस बी इज गिविंग। सुन मैंने ना अल्फाबेट जो बनाया वहां पे, आई वाज रिप्रेजेंटिंग देम एज एलिमेंट्स, नहीं तो व्हेन आई एम राइटिंग अ रिएक्शन इट बिकम a plus b is giving you c plus d, that is a different thing, those are not elements, those are product, वो कहते हैं compounds, and maybe hydrogen plus chlorine is giving you hydrochloric acid, वैसा था। यहाँ तक है ठीक है, कोई इश्यूज। अब देखो इसमें एक इशू, क्या इशू, थर्ड चैप्टर में हमको बोलते हैं एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स। जैसे हम फोर्थ चैप्टर में आते हैं हमें पता चलता है हम एक्चुअली एटम को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, किस किस में, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दीज आर नोन एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो हाँ ठीक है, उस समय के साइंस में इतना आइडिया नहीं था, भाई ने बोला अपन मान लिया, बट धीरे धीरे साइंस इंप्रूव हुआ, हमें पता चला फर्दर डिवाइड होता है। तो ये पोस्टुलेट पार्शियली गलत हो गया था हमारा, ठीक है। नेक्स्ट वाला आप देखिए, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो फॉर एग्जाम्पल हमारी बहन का नाम क्या है, अवनी, जो लिख रही है पता नहीं क्या, अवनी का बोलना है कि मेरे जेब में ऑक्सीजन रखा हुआ है, और मेरा बोलना है मेरे जेब में भी ऑक्सीजन रखा हुआ है। तो हम दोनों का ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू डाल्टन आइडेंटिकल इन मास भी रहेगा एंड आइडेंटिकल इन केमिकल प्रॉपर्टीज भी रहेगा, ठीक है। सुनो वैसे तो सही होना चाहिए था, बट ये भी गलत हो गया। क्यों, हम एक आइसोटोप करके एक चीज पढ़ते हैं जिसमें ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर के जेब का ऑक्सीजन और मेरे जेब का ऑक्सीजन का मास अलग अलग, केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है वैसे, मास अलग अलग हो जाए। ऐसे आइसोटोप्स के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, स्ट्रेस में उठाओ। नेक्स्ट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। वाधवा के जेब में कुछ ए पड़ा है, मेरे जेब में कुछ बी पड़ा है, दोनों अलग अलग चीजें। हम बोल रहे हैं डिफरेंट मासेस रहेगा, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज रहेगी, तो ये भी ट्रू नहीं है। हो सकता है उसके जो भी एलिमेंट है और मेरे पास जो भी एलिमेंट, उसका मास सेम हो जाए, इसे बोला जाता है आइसोबार, ठीक है। तो वो भी गलत हो गया, कोई बात नहीं। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। वैसे तुम लोगों के लिए सही चाहिए, इसलिए तुम सही समझ चलो, उस पर स्ट्रेस मैं नहीं उठा रहा हूँ। तो ये वाटर क्या रेशियो में कंबाइन हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, मैं बाय मास नहीं बोल रहा हूँ 1:2। अब मैं नंबर ऑफ एटम्स, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो 2:1। तो ऐसा करके दिया हुआ है, उसके बाद बहुत स्ट्रेस में उठाओ आप लोग। लास्ट वाला, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन द गिवन कंपाउंड। बिल्कुल स्टार्टिंग में जाओ, जहाँ पे वेद ने शायद मेडिकल की दुकान से पानी लाया था, मैंने नाले से पानी लाया था, और वान्या ने खुद ने बनाया था। हम तीनों का पानी अगर डिस्टिल्ड वाटर ने प्योर वाटर अगर है, तो हम तीनों के इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही यूज हुआ होगा, हो ही सकता कोई और तुमने यूज किया हो। और दूसरी बात, मेरे इसमें भी 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, इसके में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, उसके इसमें भी 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन ही होने वाला है, ठीक है। तो देखो नंबर 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन और काइंड
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेम है, अगर वो ही सेम है तो मासेस का रेशियो सेम ही रहने वाला है ना। समझे आप लोगों को क्या हुआ है? तो इसके थ्रू हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, डेफिनेट प्रोपोर्शन एक्सप्लेन कर पा रहे थे। तो ये 6 आपको पता होने चाहिए। इसके ड्रॉबैक्स में वो इंडिविजुअल पार्टिकल के बारे में पता होना चाहिए, इंडिविजुअल नहीं डिविजिबल होता है। आइसोटोप और आइसोबार के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, सॉरी यस यस, देखो फोर्थ में क्या बोलना है कि एटम्स ऑफ सेम काइंड आर हैविंग सेम केमिकल एंड फिजिकल, सेम केमिकल प्रॉपर्टी एंड सेम मास। बट तू आगे पढ़ेगा बेटा कि हाइड्रोजन का मास 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट कुछ भी हो सकता है। तेरा हाइड्रोजन का 2 हो, मेरा 1 हो, ऐसा हो सकता है। तूने फोर्थ फिफ्थ सिक्स वाला क्या? मैंने गलती से थर्ड बता दिया, सॉरी, ठीक है। फोर्थ वाला देख, तू बोलेगा कि तेरे पास में एलिमेंट आर्गन है, मेरे पास में कैल्शियम है, तो दोनों के मासेस अलग अलग होने चाहिए। तो जरूरी नहीं है, तेरे आर्गन का 40 होने वाला है, मेरे कैल्शियम का 40 मास होने वाला है, तो वो वाला गलत हो गया है, ठीक है। फिफ्थ वाले का बोलना ये था दे कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर रेशियो। तो कोई भी सब्सटेंस बोलेगा ना, अमोनिया बोल, कार्बन डाइऑक्साइड बोल, वाटर बोल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल, कॉमन सॉल्ट बोल, कुछ भी बोल, इनके जो एलिमेंट्स है वो सेम रेशियो में और स्मॉलेस्ट होल नंबर में आएंगे वो लोग, ठीक है। लास्ट वाला है तेरा पानी, मेरा पानी, किसी का भी पानी, प्योर पानी, तो सेम एलिमेंट्स में यूज हुए बनाने के लिए, हाइड्रोजन, वाटर, ऑक्सीजन ही, और वो सेम रेशियो में भी, कि मतलब क्या, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। ऐसा नहीं तेरे पानी में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, मैंने ज़्यादा पैसा दिया तो 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन दे दिया। अगर वो देगा तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं, वो पॉइजनस रहता है, वो पीऊंगा मर जाऊंगा। तेरा जो सस्ता वाला पानी था उससे तो बच जाएगा, समझा ये? चलो नाउ कमिंग ओवर टू एटम्स। ओ भाई आजा। नाउ एटम्स को तुम अगर इमेजिन करना चाहते हो तो उसे बिल्डिंग ब्लॉक इमेजिन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पूरे बिल्डिंग का बिल्डिंग ब्लॉक वैसे तुम्हारे लोगों को ब्रिक लगता है, ठीक है, उसका भी और तोड़ूंगा सैंड पार्टिकल्स आ जाएंगे। वो सैंड पार्टिकल्स मिल मिल के बनाए होंगे ब्रिक्स, हमारे ब्रिक ने मिल के बनाया होगा वॉल ने मिल के बनाया रूम ने मिल के बनाया हमारा फ्लोर ने मिल के बनाया पूरी बिल्डिंग। तो सबसे छोटा इंडिविजुअल पार्टिकल यहाँ पे क्या हो गया है? सैंड, ठीक है। तो वो मेरा बिल्डिंग ब्लॉक हो गया है। बट इसका डेफिनेशन अच्छे से समझो। Yes, they are smallest individual particle. No, they are not smallest individual particle. Why? They could have been divided further into electron, proton, and neutron. पर रुको, आगे पढ़ो. The smallest individual particle of element that retains chemical identity throughout all physical and chemical changes. ये जल्दी ना पहली बारी में लोगों को समझना है, रट भले लेते हैं। इसका मतलब क्या है? Retains chemical identity. मतलब केमिकली जो ऐसा वो पहले था, तुम कुछ कर रहे हो फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज, एग्जैक्टली वैसा ही आगे भी रहेगा। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स पहले थे उतने इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स बाद में भी अगर रहेंगे फिजिकल या केमिकल चेंज में, तो ऐसा जो सबसे छोटा सब्सटेंस पॉसिबल है उससे एटम बोलते हैं। तो हाँ, एटम इंडिविजिबल नहीं है, मैं जानता हूँ। वो अगर आप बोलोगे उसे डिवाइड कर सकता हूँ मैं, जैसे मैं डिवाइड करूँगा तो उसका फिजिकल में या फिर केमिकल चेंज हो चुका है। बट अगर मैं चाहता हूँ उसका डेफिनेशन में बताऊँगा, सबसे छोटा इंडिविजुअल पार्टिकल है जब एक केमिकल चेंज हो रहा है या फिजिकल चेंज हो रहा है तो उसकी खुद की केमिकल आइडेंटिटी सेम रहेगी, तब वो चेंज नहीं होगा। फेयर ना? अब ये जो एटम्स है ना, दे आर बेटा क्रेजीली स्मॉल, अनइमेजिनेबली स्मॉल। उनका साइज अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁹ मीटर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड 1 नैनोमीटर में जाता है, ठीक है। अब देखो, जब स्टार्ट हुई थी दुनिया, थोड़े साइंटिस्ट आए थे, हीरो लोग अपने, तब उनको क्या पता था कितने एलिमेंट्स आप मिलने वाले हैं, उनको लगा थोड़े बहुत ही हो गए। तो उन्होंने वो एलिमेंट्स को थोड़ा कूल बताने के लिए ना उनको सिंबल देना शुरू कर दिया। हाइड्रोजन का देखो सर्कल डॉट, ये फॉस्फोरस ये ऑडी रहता ना, मर्सिडीज, ठीक है ना। अब अपने को हमेशा कंफ्यूज था, अपने आज भी 50 है बेटा अपने यहाँ पे, तुम थोड़ी सी फीस बढ़वाओ तो अपन भी लेंगे ऑडी। तो ऐसे थोड़े बहुत भाई लोगों ने अपने सिंबल देना शुरू किए थे, ठीक है ना। पर प्रॉब्लम क्या आया, धीरे धीरे जब एलिमेंट्स बढ़ना शुरू हुए तो इट गॉट अ लिटिल डिफिकल्ट टू रिप्रेजेंट ऑल ऑफ देम दिस वे एंड रिमेंबर। तुमको याद नहीं रखना है। फिर धीरे धीरे अपने हीरो आए बर्जिलियस बाबा। बर्जिलियस ने क्या बोला, ये ड्राइंग की जगह पे ना अपन लोग बाय लेटर्स वगैरह से याद करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल कविश जैन की जगह के जे हो गया मे बी, ठीक है। और किसी और का जगह तेरा नाम क्या भाई मेरे, वेदाग्या जायसवाल, ठीक है ना। तो मैंने वीई, पता नहीं क्यों, ठीक है ना। संस्कार बिराड़गर, बिराड़ जो भी है, उसका BO, क्यों सर, बॉक्सर हो इसलिए। तो कुछ भी नहीं, देखो सिर्फ जो नाम है उसके ऊपर नहीं, हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी के ऊपर भी। फॉर एग्जाम्पल तेरा नाम क्या है बच्चा, प्राची वासवानी, TC टाटा कैपिटल में मिलती है ये, ठीक है। लोकेशन के हिसाब से भी, ठीक है ना। खुश CU Q2 से हमारा बच्चा,
ठीक है, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, इनफैक्ट ऑक्सीजन का नाम कैसे पढ़ा है तुमको पता है क्या? हाँ, ऑक्सीजन लोगों का रिएक्ट करके उसे एसिडिक बना देता है, तो एसिडिक कहीं तो भी वर्ड ना ऑक्सी कुछ तो भी नाम आता था उसका, इसलिए उसका नाम ऑक्सीजन पड़ा हुआ है। मर्क्यूरी का नाम Hg सिंबल है उसका, वो कैसे पढ़ा है तुम्हें पता है? अगेन मर्क्यूरी का प्रॉब्लम ये था, इट वॉज वेरी पॉइजनस, नहीं क्या बोलते उसे, पॉइजनस, टॉक्सिक, टॉक्सिक था, तो वो टॉक्सिसिटी कहीं तो भी उसका नाम वैसे पड़ा था, ठीक है ना, तो उसके थ्रू पड़ा हुआ है, तो कहीं पे प्रॉपर्टी के थ्रू, कहीं हो सकता है जिसने ढूंढ के लाया उसके नाम के ऊपर रख दियो हो, जिस कंट्री में मिला उसके नाम पर रख दियो, वैसे अलग अलग चीजों के ऊपर नाम रखे गए थे उन लोगों के, और सिंबल्स ऐसे रखे गए थे। तो देखो फॉर एग्जाम्पल अगर अभी के लिए किसी ने हाथ उठाया था, एक सेकंड रुक सॉरी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये देखूं तो मैंने कई सारे एलिमेंट्स यहाँ पे लिखने की कोशिश की है जो तुम्हारे बुक के ही है, ठीक है, एल्यूमिनियम को Al, आर्गन को Ar, व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट जस्ट गो थ्रू दिस, सी इट इज इम्पॉसिबल कि तुम बैठ के पढ़ते रहो एल्यूमिनियम को Al, एल्यूमिनियम को Al, एल्यूमिनियम को Al, नो दैट विल नॉट हेल्प यू। आप लोग 2-4 बार पढ़ोगे आपको 90% याद रह जाएंगे, 10th में आप आओगे आपको 95% चीजें याद रहेगी, क्योंकि तुम लोग यूज तब ज्यादा करने वाले हो, ठीक है, एक बार गो थ्रू करो, फिर मैं इसके बारे में कई चीजें बताऊंगा। पानी की बोतल निकल, एटम्स की इंडिविजुअल लेवल पे केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी, बट वो कंबाइन करके जो नए बॉन्ड्स बनाया है और नया सब्सटेंस बना है, तब पूरे सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो चुकी रहेगी। यस गाइस, शांत शांत। अभी देखिए आपने एटलीस्ट एक चीज नोटिस किया क्या, जो सिंबल्स हैं वो या तो एक सिंगल अल्फाबेट है कार्तिक चांडक, या 2 अल्फाबेट्स है। एक सिंगल एटम अगर अल्फाबेट अगर है तो कैपिटल है, अगर 2 अल्फाबेट्स है तो पहला कैपिटल है दूसरा स्मॉल है। कई सारे इसमें क्या हो रहा है ना, एक अल्फाबेट है 2 अल्फाबेट, वो नाम का स्टार्टिंग ही ले लिया है, कई इसमें पहला और दूसरा लिया हुआ है, कई इसमें पहला दूसरा पहला तीसरा, क्लोरीन में Cl ले लिया, क्यों कोई बात नहीं चलता अपने को। कोबाल्ट देखो CO चुपचाप से, ठीक है ना, कैल्शियम देखो Ca है क्या, कैल्शियम ये Ca, ठीक है ना, बट अब अगर मैं देखूंगा कुछ कुछ, मैग्नीशियम देखो Mg, कुछ कुछ तो है भाई वो अल्फाबेट दूर दूर तक नहीं है, लेड Pb, आयरन Fe, फिर सोडियम Na, तो गोल्ड Au, सिल्वर Ag, हाँ ठीक है समझ में आ गया, मैं थक गया, ठीक, मेरे को समझ में आ गई थी। तो देखो कई सारों के तो यही से उठा लिए, कई चीजों के जो मैं आपको बता रहा था जैसे Q2, टाटा कैपिटल वगैरह वैसी चीजें हुई है। तो देखो पहले फ्यू नेम्स वर डिराइव्ड फ्रॉम प्लेसेस वेयर दे वर डिस्कवर्ड, फॉर एग्जांपल कॉपर को Cu रखा है क्योंकि साइप्रस में पहली बार पाया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट कुछ कलर के ऊपर है गोल्ड Au मतलब ऑरम से आया, ऑरम मतलब गोल्ड होता है, कुछ को पहले अल्फाबेट पे ही आ गया उसका, सल्फर को S, नाइट्रोजन को N, ऑक्सीजन को O, कुछ पहले 2 अल्फाबेट्स पे एल्यूमिनियम Al, कोबाल्ट CO, हीलियम He, कुछ को एक लेटर वहीं का और एक लेटर आगे पीछे का, जैसे कि क्लोरीन को Cl, जिंक को Zn, कुछ कुछ हमारे लैटिन ग्रीक या जर्मन वर्ड से आए हुए हैं, आयरन Fe फेरम, सोडियम Na नेट्रियम, पोटेशियम केलियम, कैल्शियम नहीं बेटा केलियम, आई एम नॉट श्योर क्या बोल रहा था, ठीक है। बट अगर आप एक चीज नोटिस करोगे ना, सबके लिए अलग 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 है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल से देयर संकेत अग्रवाल एंड सम अदर वन, कुछ भी किसी का SA इनिशियल रहे, श्रव्या औरंगाबाद वाला, तो इट्स नॉट SA एंड SA फॉर बोथ ऑफ अस, हमको हमका डिफरेंट करना पड़ गया, तो वही चीज यहाँ पे आपको दी गई है। ऑल ऑफ दीज आर यूनिक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग अभी का यहाँ पे देयर आर श्योरली मोर देन 100 एलिमेंट्स, आई थिंक इट इज समथिंग अराउंड 118 या 126, समथिंग लाइक दैट, 118 एलिमेंट्स है, सबका अपना अपना यूनिक है, आगे और 150 भी आ जाएगा, सबका यूनिक रहेगा, जस्ट लाइक यू हैव यूनिक फोन नंबर्स, वैसे उनका यूनिक है। हाँ बोलो बच्चा, क्या लेड Pb प्लम्बम से आता है। अब सुनो, ये ऐसा नहीं है कि कुछ दोस्त लोग मिले चलो आज से इसको कॉपर को Cu से रिप्रेजेंट करेंगे चल जाएगा, नहीं बेटा, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड वाले अल्फाबेट्स ही रहते हैं। इसे कौन इंटरनेशनली एक्सेप्ट करवाता है, तो जैसे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री which stands as IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये फुल फॉर्म MCQ में भी पूछ सकता है, केस स्टडी में भी पूछ सकता है, 2 मार्क के इसमें A और B करके 2 क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, इसलिए प्लीज ये चीज ध्यान रखेंगे हम लोग। अब देखो
What is the reason in keeping the first alphabet surely capital and if there is second alphabet small? देखो अगर मैं कोबाल्ट को कैपिटल सी कैपिटल ओ लिखूंगा और दिखाऊंगा तो इंसान कंफ्यूज हो सकता है, इज इट कोबाल्ट और इज इट कॉपर एंड ऑक्सीजन? दिस इज कार्बन, कॉपर नहीं, कार्बन एंड ऑक्सीजन। ये कार्बन मोनोऑक्साइड वैसे होता है बट रहने दो, कोई बात नहीं। तो इसीलिए जिससे आप डिफरेंशिएट कर पाओ, इसलिए पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल अगर रखा गया है तो दोनों मिला के एक हो रहा है, ठीक है। नाउ एटॉमिक मास, ये कई बच्चों को ना नहीं पता होता है, नहीं समझता अच्छे से। एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, जेन्युइनली स्पीकिंग। एंड द ओनली फ्यू टाइम्स जब मैं बोलता हूँ कि एनसीईआरटी में बहुत अच्छा दिया गया तो उसमें से एक ये है, बस ये होता है बच्चे लोग ना उसको अच्छे से इंटरप्रेट नहीं कर पाते। तो फॉर एग्जाम्पल मैं बिल्कुल एकदम से कोई एक ऐसे गांव में गया हूँ जहाँ पे वेट का कल्चर नहीं समझते हैं, इनको वेट क्या होता है, वेइंग मशीन और कुछ नहीं होती ऐसी, ठीक है ना, कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन है। इन लोगों ने क्या किया है, एक तरबूज है, इनके यहाँ पे हर तरबूज ने इक्वल साइज इक्वल मास का ही आता है, ठीक है। वो तरबूज को अगर कविश तरबूज नहीं है, ध्यान दे, वो तरबूज को मैंने इक्वल 16 स्लाइसेस में काट दिया। एक सेकंड बेटा, चलिए, ओए ओए ओए, यस, गेटिंग बैक टू दैट तरबूज। बेटा तरबूज जो भी था उसको एग्जैक्ट 16 पीसेस में मैंने काटा, सबका मास सेम है, ठीक है। अब मान लो मुझे अब मास देखना है, मैंने तराजू लिया, ठीक है। मान लो फॉर एग्जाम्पल, शांत प्लीज बेटा, प्लीज थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। मान लो मेरे पास में चांडक लेके आ गया हीलियम, हीलियम का एक एटम, मुझे इसका मास पता करना है। मैंने तरबूज का एक स्लाइस रखा, नहीं बैलेंस हुआ, 2 रखा नहीं हुआ, 3 रखा नहीं हुआ, 4 रखा हो गया। 4 स्लाइस रखने पे अगर ये बैलेंस हो गया, मैं अभी कितना बोल देता हूँ, एक स्लाइस को 1 यूनिट बोल दो, तो हीलियम का मास कितना हो गया तुम्हारे लिए 4 यूनिट। फिर किसी ने कार्बन लेके आया, कार्बन के लिए 12 रखने पड़ गए, तो कार्बन का कितना हो गया 12 यूनिट। कुछ और लेके आ गया, उसके 50 रखने पड़ गए, उसका कितना हो गया मास 50 यूनिट्स। तो बेसिकली आप लोग ने मास विद रिस्पेक्ट टू केजी वाला जो था तुम्हारा यूनिट, उससे नहीं निकाला, तुम लोग था ही नहीं, तुम लोगों ने किसके रिस्पेक्ट में निकाला, तरबूज के भरोसे, उसके 1/16 पार्ट के भरोसे, ठीक है। तो अब सर केजी में क्यों नहीं निकाल रहे हो, तुम गांव में क्यों बैठे हो, आओ ना शहर में। तो ऐसा नहीं है बेटा, प्रॉब्लम शहर में भी यही इशू है बेटा, केजी, ग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, ये सब इतने बड़े हो गए हैं। ये तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन वाले जो 20 एलिमेंट्स हमारे, 20 क्या जितने भी 118 एलिमेंट्स है, उनके लिए इतने बड़े 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 हो गए मास कि तुम नहीं निकाल पाओगे उसके रिस्पेक्ट में मास। तो इसके लिए नया यूनिट डिफाइन करना पड़ा, इसलिए उन्हें तरबूजा ढूंढना पड़ा। ये तरबूजा कौन था पता है तुमको, ऑक्सीजन, कार्बन नहीं, ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन को 16 इक्वल भाग में डिवाइड कर करके किया नहीं गया था, समझाने के लिए बोलते हैं, फिर ये तराजू पे रख रख के मेजर किया गया। सर ऑक्सीजन ही क्यों फेवरेट, क्यों ऑक्सीजन? बेटा ऑक्सीजन का रीजन ये, देखो हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास बना रहे हैं, एंड ऑब्वियसली रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब ये नहीं कि तराजू में यहाँ पे यहाँ पे वहां रख रहे हैं। रिलेटिव जो भी बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए हम लोगों को उनको रिएक्ट करना पड़ता था, और उसके भरोसे कुछ तो भी करते थे, और लोग बताते थे, कुछ क्या करते थे तुमको नहीं है, मेरे को पता भी नहीं है, ठीक है। तो वो करके वो लोग बताते थे। तो ऑक्सीजन इसलिए चूज किया गया क्योंकि पहली बात वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, वो सब लोगों का रिएक्ट करता है, खुशी खुशी प्रोडक्ट बनाता है, और उसके भरोसे हम लोग हमारे आंसर्स निकाल पा रहे थे। और दूसरा रीजन ये, ऑक्सीजन का 1/16 पार्ट यूज करने से फायदा ये हुआ कि नियरली जो सब मासेस आए दे वर क्यूटी होल नंबर में। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, हाइड्रोजन 1, हीलियम का 4, ऐसे करके कैल्शियम का 40, ये सब आए, ठीक है। बट 1961 में ना, इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऑक्सीजन का 1/16, हमने कार्बन का 1/12 पार्ट यूज करना शुरू किया। और कार्बन भी ऐसा ही कोई कार्बन नहीं, कार्बन का 12 मास वाला,
बेटा कार्बन के आइसोटोप्स आएंगे 12 और 14, अपन आइसोटोप जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा, ठीक है ना। तो कार्बन का 12 वाले का 112 यूज करना शुरू किया। सर क्यों, ऑक्सीजन इतना बढ़िया था, फिर कार्बन क्यों? बेटा कार्बन के 112 वाले ने और एक्यूरेट या प्रिसाइज आंसर्स देना शुरू किए थे। तो ये जो तरीका है ना, उससे जब हम मास निकालते हैं, इसे रिलेटिव एटॉमिक मास बोला जाता है। किसके रिलेटिव निकाल रहे हैं अब हम लोग? तो 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम के रिलेटिव में हम निकालना शुरू कर रहे हैं। गाइस, माय सिंसियर रिक्वेस्ट, गिव मी 5 मिनट्स, डू नॉट टेक अ ब्रेक, आई एम नॉट गिविंग यू अ ब्रेक, नीदर आई एम आई टेकिंग अ ब्रेक, प्लीज। एक बार के लिए ये पढ़ लीजिए आप लोग अच्छे से, कुछ क्वेरी रहेगा तो यस वील बी डिस्कसिंग इट आउट। प्लस उसके बाद में अगेन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट टाइम ना मुझे डीपीएस वाले स्पेसिफिकली बोले नहीं नहीं सर हमको बोला गया याद करने हैं, ठीक है ना। बीवीएम को बोला गया है, सीपीएस को बोला गया है, मुझे नहीं पता है क्या सीन है उस चीज का। आई वुड रिक्वेस्ट, ये तो आप पढ़ ही लेंगे, जितना आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है और जिनका बुक्स है उनके तो बढ़िया है, वो नीचे के जितने एलिमेंट्स हैं उनके मासेस पढ़ लेंगे। एक चीज मैं बताना भूल गया, ये जो मासेस है ये ग्राम्स में नहीं है, ये एटॉमिक मास यूनिट या फिर सिर्फ और सिर्फ यूनिट में है, ठीक है। यहां तक के जो बोला है, गिव मी सम टाइम, आई विल जस्ट बी बैक।
मैं म्यूट पे था, सॉरी। क्या? यस, सुनो, अभी अपन लोग ने एटम से मॉलिक्यूल्स देखा है, एक बार मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूँ जो लोग ऑनलाइन है उन लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि मैं गलती से म्यूट पे था। यस, सो कहाँ पे था मैं? एटम्स एग्जिस्ट कैसे करते हैं? एटम्स बेटा इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं, एटम्स को कई बार दूसरे एटम के साथ मिल के केमिकल बॉन्ड बनाना पड़ता है। जब वो केमिकल बॉन्ड बन जाता है तब वो वैसे एग्जिस्ट कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अकेला खुद एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, ऑक्सीजन को एक और ऑक्सीजन लगता है जब केमिकल बॉन्ड करता है। बेटा ऐसा नहीं कि एक ऑक्सीजन को डाला कंटेनर में, दूसरे ऑक्सीजन को डाला कंटेनर में, दोनों को आओ पास में आओ एग्जिस्ट करो, ऐसा नहीं होता है। उन दोनों को एक दूसरे के साथ में केमिकल बॉन्ड बनाना पड़ता है, तब वो ऑक्सीजन गैस जैसे एग्जिस्ट कर पाता है, ठीक है। तो मे बी सल्फर, सल्फर पे से 8 सल्फर के एटम सकते हैं, 8 एक दूसरे के साथ में केमिकल बॉन्ड बनाते हैं और फिर वो लोग वैसे एग्जिस्ट कर पाते हैं, समझाए? तो कितने एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं उसे बोला जाता है एटॉमिसिटी। दैट इज द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल, ठीक है। फॉर एग्जांपल हीलियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कॉपर, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब इंडिविजुअली भी एग्जिस्ट कर पाते हैं। यू कैन कॉल देम एटम्स, यू कैन कॉल देम मॉलिक्यूल्स। ये इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर पा रहे तो इन्हें बोला जाएगा मोनो, मतलब वन एटॉमिक, मोनो एटॉम। ये मेजरली हमारे मेटल्स होते हैं। गैसेस जो होती है ना, जैसे क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इनका मेजरली एटॉमिसिटी 2 होता है। ये लोग 2 एटम्स मिलकर कर पाते हैं चिकले, इन्हें बोला जाता है डाई एटॉमिक। ओजोन का याद रखना है, ट्राई एटॉमिक, 3 ऑक्सीजन मिलकर करते हैं। फॉस्फोरस का 4। फॉस्फोरस का एक फन फैक्ट जैसे बता रहा हूँ, फॉस्फोरस पता है कहाँ यूज होता है? कहाँ पे लल्ला? कहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, मे बी हाँ एनपीके वगैरह के लिए। मैच स्टिक से इसमें ना वो जो रहता है तुम्हारा मैच स्टिक नहीं, जो मैच स्टिक जिसपे तुम घसते हो वो फॉस्फोरस का बना हुआ रहता है, ठीक है ना? सॉरी वो नहीं पता, वैसे ये रेड फॉस्फोरस आता है वो, बट मुझे इसका इतना आइडिया नहीं है। नेक्स्ट पॉलीएटॉमिक, मतलब 4 से ज्यादा वालों को पॉलीएटॉमिक जैसा बोलना शुरू कर देते हैं। सल्फर हो गया, वो 8 मिलके होते हैं। नेक्स्ट कार्बन हो गया, उसमें तो 100 भी लगा सकते हो हम लोग। पर तुमने अगर यहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा ना, हम लोग सेम इंसान के साथ ही बॉन्ड बना रहा है, मतलब ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के साथ ही, बट ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड करके कर सकता, अपने आपको एग्जिस्ट करवा सकता। तो देखो एक ऑक्सीजन ने 2 हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड किया और अपने आप को फिर एग्जिस्टेंस दिया, तो इनको भी मॉलिक्यूल बोला जाता है। बस डिफरेंस क्या है, जब ऑक्सीजन ने खुद ऑक्सीजन के साथ बनाया था तब उसे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बोला जाता है, इसे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बोला जाता है। क्योंकि हम आलसी निकम्मे हैं इसलिए मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इसे सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड बोल देते हैं हम लोग। समझ आता है क्या हो रहा है? सॉरी आलसी निकम्मे है ना, क्योंकि हम इतना बड़ा नहीं बोलते पर कंपाउंड बोलते हैं, उसका मतलब ये होता है कि मॉलिक्यूल जैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं कंपाउंडिंग, ठीक है? यहाँ तक है? कोई हाथ उठा रहा था? हाँ, कार्बन इज हाईली रिएक्टिव, ठीक है। चल अब ओए नाइस शांति। अब नेक्स्ट ये जो ऊपर के थोड़ी सी चीजें छूट गई थी हम लोगों से, मॉलिक्यूल क्या है बेटा? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट है समझ आएगा, ओ। कंपाउंड क्या है? HO, दैट इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ठीक है ना? 2 या 2 से ज्यादा एटम जब केमिकली बॉन्ड करते हैं बाय द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एग्जिस्ट करते हैं तब उसे मॉलिक्यूल बोला जाता है। मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। मॉलिक्यूल बनाते समय दोनों की जरूरत सेम एलिमेंट्स के हो सकते हैं, ओ के, अलग अलग के हो सकते हैं, OH के। कभी कभी हम लोगों को चार्ज्ड भी स्पीसीज बनानी पड़ सकती है उसी एग्जिस्टेंस के लिए। यानी क्या, अगर मान लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करूंगा तो H और Cl क्यूटली और अट्रैक्ट होकर, वैसा नहीं, H को मुझे पहले H+ बनाना पड़ेगा, पॉजिटिवली चार्ज मतलब कटायन भाव इकड़े पहा। क्लोरीन को मुझे नेगेटिवली चार्ज बनाना पड़ेगा, मतलब Cl- मतलब अनायन। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज जब एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करेंगे और बॉन्ड बनाएंगे, इसे बोला जाएगा कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड। तुमको आएगा 10th में आपस ये सब चीजें। ये तो यस सेम इसके, अलग इसके, यहाँ पे आयन से कोई इशू है इसमें किसी को? अब देखो ये चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है। हाँ अब वैसे तुम लोगों को ना जो मासेस दिए हुए थे उसके थ्रू तुमको जो डेफिनेट प्रोपोर्शन था वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। देखो फॉर एग्जाम्पल वाटर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना है, हाइड्रोजन का मास कितना था? 1। कितने हाइड्रोजन यूज हुए? 2, तो 1 × 2 हो गया 2। ऑक्सीजन का मास कितना था? 16। कितने एटम यूज हुए? 1। 16 × 1 हो गया 16। तो एक वाटर के मॉलिक्यूल में इसका 2 ग्राम नहीं यूनिट होना चाहिए पर अभी का ग्राम पकड़ो, इसका 16 ग्राम, तो 2:16 इज 1:8। ज़्यादा है 1:8 कैसे आया था? वैसे अमोनिया NH3, नाइट्रोजन के 14, हाइड्रोजन का 1 × 3 3 हो गया 14:3। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड का
तब रटवाया था, अभी समझा दिया है, बहुत ऐसा क्रेजी काम में आ रहा है ऐसा नहीं है। ये रेशियो बाय नंबर बता रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन रहेंगे 1:2, नॉट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आयन भी मैंने अभी आपको बताने की कोशिश किया था, बट और बताता हूं मैं बेटा। जब आयंस होते हैं, आयंस में चार्ज स्पीसीज होता है। चार्ज स्पीसीज मतलब या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। जब पॉजिटिव चार्ज कौन हो पाएगा बेटा, वो वाले हो पाएगा जब मैं इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। तुम लोग थोड़ी देर बाद समझोगे कौन इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए रेडी है, कौन गेन करने के लिए रेडी है। अभी क्या समझ लो, मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए रेडी होते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे वो लोग, पॉजिटिव चार्ज को लेकर कटायन। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के लिए रेडी रहेंगे, वो गेन करके अपना नेगेटिव चार्ज बनाएंगे, जैसे बोलेंगे अनायन। ये पॉजिटिव चार्ज यानी कटायंस और नेगेटिव चार्ज मतलब अनायन एक दूसरे को अट्रैक्ट करके आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक है। नाउ कम्स अप समथिंग गुड बेटा, पॉली एटॉमिक आयंस। व्हाट आर पॉली एटॉमिक आयंस? कुछ नहीं होता है चांडक जी, इकडे पहा। पॉली एटॉमिक आयंस कुछ होता है ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर एक नेट चार्ज अगर हो तो। देखो जब मैं सिर्फ H प्लस लिख रहा हूं, अकेले हाइड्रोजन के ऊपर है, Cl माइनस लिखो, अकेले Cl के ऊपर नेगेटिव है, O2 नेगेटिव लिख रहा हूं, सिर्फ ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है। बट व्हेन आई एम राइटिंग SO4 2 नेगेटिव, तब ये SO4 पूरे के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, NO3 नेगेटिव, CH3COO नेगेटिव, NH4 प्लस OH माइनस। यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ एटम्स है जिसके ऊपर एक चार्ज है, तो इसे बोला जाता है पॉली एटॉमिक आयंस। नाउ अगर ये क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में नहीं आया है तो ये एग्जाम में पक्का आने वाला, तुम लिख के ले लो। आ गया है तो अलग बात है, जिनके नहीं आया है तुम्हारे साथ पक्का आएगा। बेटा देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, ये देखो ये थर्ड पॉइंट अभी रुक जाओ, 2H एंड H2। क्या डिफरेंस है? इसका मतलब होता है दो हाइड्रोजन के एटम्स थे, इनके बीच में कोई केमिकल बॉन्ड नहीं था टाउरी, ठीक है। बट अगर इसकी बात करूंगा तो ये दो हाइड्रोजन के एटम्स है जिसके बीच में केमिकल बॉन्ड है और वो मॉलिक्यूल जैसे एग्जिस्ट कर रहा है। वैसे P4 एंड 4P, इसमें 4 एटम्स है जिसके बीच में बॉन्ड है और वो वैसे एग्जिस्ट कर रहा है, वो फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल बन चुका है। और वो 4P 4 फॉस्फोरस के अलग अलग एटम्स जिसमें कोई बॉन्ड नहीं है, वो वैसे एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है। समझा ये चीज? नाउ कम्स अप समथिंग कॉल्ड वैलेंसी, सॉरी थर्ड वाला बताने भूल गया मैं। अब अगर 2H2 लिखा है मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल, ऐसे 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से टोटल मिला के कितने एटम्स हो गए हैं? 4 हो चुके हैं। अगर मैं बोल देता 5P4, इस साथ लग रहा था PP वाले बॉन्ड्स बना के ऐसे 5 मॉलिक्यूल्स हैं, टोटल मिला के कितने एटम्स है फॉस्फोरस के? तो 20 हो रहे हैं। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, खत्म। नहीं वो पूछता नहीं होता, बस समझाने के लिए मैं डाला था वाला, पहले 2 पॉइंट्स का ही पूछता डिफरेंस। कैल्शियम इज अ मेटल, कैल्शियम इज अ मेटल, 2 पॉजिटिव बनाता है। तो वेद आ गया बेटा, ध्यान दे, नहीं तो अगले साल फिर ध्यान देना पड़ेगा। अब देखो ओए, वैलेंसी कई बच्चे लोगों को रटवाई जाती है, कई बच्चों लोगों को पहले 20 एलिमेंट के थ्रू निकालने के लिए समझाई जाती है। आप लोगों को मेरा सजेशन दोनों आनी चाहिए, रटी हुई भी होनी चाहिए कि मैंने एकदम से पूछा कैल्शियम की वैलेंसी क्या है तो अब 2 बता पाओ, फिर लेके अगर मैं बोला नहीं मुझे एटॉमिक नंबर से बताओ तो भी। अनफॉर्चुनेटली कुछ आपको सिर्फ 20 एलिमेंट्स है जिनका एटॉमिक नंबर के थ्रू निकालना आएगा, कई सारे ऐसे जिसका एटॉमिक नंबर आपको पता भी नहीं है, उसके थ्रू आपको निकालना नहीं आएगा। जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, पॉली एटॉमिक आयंस हो गए, उनके तो रटने ही पड़ेंगे। तो देखो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में पूरा का पूरा जो टेबल बना हुआ है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉली एटॉमिक आयंस, आई एम टॉकिंग अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसको रटने के लिए एक ट्रिक है, ठीक है। वो ट्रिक मैं आप लोगों को 10th स्टैंडर्ड की बुक में डाली हुई है, इस साल 9th के इसमें भी डलवा देंगे हम लोग, इस साल तुम्हारे को तो काम में नहीं आएगी कमिंग ईयर के लिए। अब देखिए ओए ओए ओए, ये देखो इसके अंदर मेजरली हर चीज हमने कवर करने की कोशिश की है। देखो H4 पापियो, अच्छा हवा हवाई नहीं बोल दी है, H4 ही तो पूछा सर। हाइड्रोजन LiNaK, हे लिनाक, ये ग्रुप बन गया मेरा। उसकी वैलेंसी होती है 1, चार्ज उस पर जाता है +1। जब तुम वैलेंसी बोलते हो ना, यू डू नॉट नीड टू मेंशन चार्ज, प्लस या माइनस नहीं, बट ये +1। नेक्स्ट Be इज बेरिलियम, Mg Ca Ba बेरियम, बेटा मांगे कार बार +2, ठीक है ना। और ईशान +2, वैलेंसी हो गई 2, ये पॉजिटिव 2 चार्ज। देख कैल्शियम
पॉजिटिव 2 चार्ज, जो लूज कर रहा है वो बनता है मेटल। नेक्स्ट बी और ए एल, बी फॉर बोरोन, ए एल फॉर एल्यूमिनियम, +3 बाल्क। नेक्स्ट सी एस आई, सी फॉर कार्बन, एस आई फॉर सिलिकन। केमिस्ट्री सर 4 ऑब्वियसली। एन पी नाइट्रोजन फॉस्फोरस, नाना पार्टिकल -3। ऊस ऑक्सीजन सल्फर -2। जो भी इन से एंड होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबकी वैलेंसी -1। इसके सिवाय कुछ जो ये ट्रिक में नहीं बैठे हैं मेरे से, ये वैसे मेरी बनाई हुई ट्रिक नहीं है, व्हेन आई वाज इन 11th 12th हम लोग रेजोनेंस में थे तब हमें बताई गई थी, नियरली यही ट्रिक बताई जाती सबको। जिंक Zn +2 है, याद रखना। पीबी क्या था? लेड, लेड लिखना, प्लम्बम मत लिखना, लेड +2। कॉपर की वेरिएबल वैलेंसी चलती है +1 +2, उसके आगे जो लिखा है अभी इग्नोर करो, 10th बताऊंगा मैं। आयरन की 2 और 3 चलती है, गोल्ड सिल्वर की 1 चलती है। इसके सिवाय देयर आर पॉलीएटॉमिक आयंस। पॉलीएटॉमिक आयंस का मतलब आप लोगों को याद है, ये पूरे आपको रट के रखने हैं जो आपको बुक में दिए गए हैं वहां पे, तो मैं वहीं से दिखा रहा हूं, ठीक है ना, यहाँ की जगह पे जो आप लोगों के 9th स्टैंडर्ड की बुक में आपको दिए गए हैं। हाँ अच्छा है, ऑल कैरेक्टरिस्टिक सब रहती है, सब कुछ रहता है। एक सेकंड कोई ऑनलाइन में जो है, एक सेकंड गाइस, एक सेकंड रुक जा रहा नाफड़े, एक सेकंड रुकना। अच्छा क्या, अब ये देखो अमोनियम NH4 होता है, उसका सिंबल ध्यान रखना पूरा मिला के, वैलेंसी चार्ज +1 और वैलेंसी 1। हाइड्रोक्साइड OH वैलेंसी 1, नाइट्रेट NO3, एसिटेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, सल्फाइट, सल्फेट, ये 2 में ध्यान रखना। सल्फाइट इज SO3 वैलेंसी 2, सल्फेट इज SO4 वैलेंसी 2। एक है सल्फाइड, सल्फर की जगह पे ये वो S विथ वैलेंसी 2 रहता है, ये 3 में कई बार घुमाते हैं। फॉस्फेट PO4 वैलेंसी 3। अब देखो मैं रटवा नहीं पाऊंगा बट मैं इसका एप्लीकेशन समझा दूंगा, बट उसके पहले एक समझाओ। यस नाफड़े बोलो बेटा। सर कौन सा टेबल लर्न करना है? नाफड़े तेरे को जो बुक में दिया गया है तेरे, वो रट ले तू, चल जाएगा। मैंने जो तेरे को पिछले इसमें दिखाया था वो एक्चुअली में मैंने उसका सीक्वेंसिंग चेंज करके वो बना के बताया हुआ है, तो वो रट ले, चल जाएगा। एब्सोल्युटली अप टू यू बच्चा, ठीक है। नाउ सी, जिन लोगों को ये याद है अमेजिंग, जिनको याद नहीं है मैं ये खुला रहने दे रहा हूं। अब मैं कुछ आप लोगों को कंपाउंड्स के नाम बोलूंगा, उससे हम लोग उसे फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है ना। तो रुक जाओ, पहले अपन लोग बनाते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम, सोडियम मतलब क्या होता है? Na। क्लोराइड मतलब देखो जब क्लोरीन पे चार्ज जाता है उसे क्लोराइड होता है, Cl। सोडियम की वैलेंसी ढूंढो, हे लिनाक वैलेंसी 1 थी। क्लोरीन की, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंडिंग विद इन 1, -1, उसके बाद चार्ज है, वैलेंसी 1 है। अब अपन एक क्रिस क्रॉस करेंगे इसको, इसके साथ ये जाएगा, इसके साथ ये जाएगा, तो Na क्या 1 आया, Cl का 1 आया। 1 तो अपन लिखते नहीं, इज्जत नहीं उसकी कुछ भी, तो NaCl। नेक्स्ट मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है ना, मैग्नीशियम Mg, ब्रोमाइड ब्रोमीन Br, बेटा मांगे तो 2, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 1, क्रिस क्रॉस किया, Mg1 Br2, तो MgBr2 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड में तो ऑक्सीजन, इसकी 2, इसकी 2, बेटा मांगे कार्बार और वो ऊसा। अब सुनो, ये Ca2O2 होनी चाहिए थी, बट सिंपलेस्ट फॉर्मेट में 2:2 मतलब 1:1 हो गया है, तो वो CaO हो जाएगा। गुड एनफ है यहाँ तक के? यस। हाइड्रोजन हाइड्राइड नहीं होता बेटा। व्हेन हाइड्रोजन इज यूजिंग +1 तब मैं हाइड्रोजन बोलता हूँ, जब मैं -1 यूज करता हूँ हाइड्राइड यूज करते हैं। तो +1 -1 वाला वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन खुद नहीं करता है, अगर वो नॉन मेटल जैसा बिहेव करता है हाइड्राइड बन जाता है वो, जब मेटल जैसा बिहेव करता है ना HCl वगैरह में, तब वो ये बनता है। नहीं, यस आपका क्या क्वेश्चन था? 2:2 अगर रहेगा तो 1:1 बन जाएगा। यस, तो वही वो जो तेरे को एक बोला है कि अभी का तो मान लो सही है वो लॉ डेफिनेट प्रोपोर्शन के जस्ट पहले वाला एक कंबाइन द स्मॉलेस्ट सिंपल होल रेशियो,
तो वो वहाँ पे आई कैन अंडरस्टैंड जो तू बोलना चाहता है, वहाँ पे फॉलो नहीं होता, इसलिए मैं उसमें बहुत बहस नहीं करता हूँ बच्चों के हाथ पे, कंफ्यूज नहीं करवाता हूँ। तुमको नहीं पूछेगा भी H2O2 वगैरह, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं उससे। गाइस शांत, हाँ सॉरी, मेटलॉइड्स वैसे तेरे को आई थिंक चैप्टर नंबर 1 में था, विच शोज प्रॉपर्टीज बोथ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वैसा होता है उसमें दिए हुए, आई थिंक आर्सेनिक एक है, टिन वगैरह एक है, मुझे ध्यान नहीं है उसके। गाइस सिलिकॉन एक है। अब सुनो, ठीक है, और कंपाउंड सब देखते हैं। अब अपन लोग क्या कर रहे हैं, एक और जगह, मैग्नीशियम फॉस्फेट। अब सुनो, मैग्नीशियम मतलब क्या था बेटा मेरा, फॉस्फेट PO4। अब मैग्नीशियम की खुद की आंसर 2, फॉस्फेट की 3, क्रिस क्रॉस किया Mg3 PO4, बस ये पूरे PO4 को 2 मिलना चाहिए, इसलिए ब्रैकेट में डाल के इसको 2 लिखते हैं। इसे पढ़ा था Mg3 PO4 होल ट्वाइस। समझाई थी क्या हुआ है? बेटा मांगे कार, हाँ बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम की खुद की वैलेंसी कितनी है भाई लोग, हाइड्रोक्साइड की 1, क्रिस क्रॉस करोगे BeOH, ठीक है। अब सुनो, ओए नाउ सल्फेट, सल्फाइट में थोड़ा ध्यान देना, मैंने बोल दिया सोडियम सल्फाइट, सोडियम का क्या है बेटा Na, बैलेंसी क्या है सल्फाइट SO3, बैलेंसी कितनी है, तो Na2SO3 होल 1 लिखते वैसे रहता है। यही मैं बोलूं कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम की बैलेंसी कितनी है 2, सल्फेट की 2, क्रिस क्रॉस करके Ca2SO4 होल ट्वाइस, सिंपल सा CaSO4 होता है। यस, सोडियम सल्फाइट, सोडियम सल्फेट, ठीक है गाइस, सोडियम सल्फाइड, हाँ बच्चा, Ca2SO4 होल ट्वाइस नहीं होगा, SO4 की भी 2 वैलेंसी थी, कैल्शियम की भी 2 थी, तो 2:2 है 1:1। जो तू बोल रहा है मैं वही बोलता हूँ, उसमें मत जा तू अभी के लिए, वो कुछ ही कंपाउंड्स है, कार्बन के बहुत सारे रहेंगे, बट वो तेरे को ये वाली प्रॉपर्टीज नहीं समझा पाएगी उसमें, तो इन फ्यूचर सीखेगा। जो तू वैलेंसी जिस तरीके से निकालता है वो गलत है, नॉट दैट उससे तेरे को H2O2 एक्सप्लेन कर पाएगा, वो ऐसा बन रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। गाइस शान, किसी को कोई और डाउट्स है? अब सुनो, हाँ सुनो, बता दूंगा तुझे। अब देखो ओए, एक क्वेश्चन आया था, इसका फॉर्मूला यूनिट मास कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए ना चलो हम लोग पहले ये टेबल पे आ जाते हैं, कहाँ गया ये वाले। अब हम लोग ले रहे हैं, रुक जाओ एक सेकंड, सोडियम बातें नहीं, सोडियम सल्फेट, ठीक है, सोडियम पगली चोपली क्या चप्पर 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 बातें चल रही तेरी। सोडियम सल्फेट फॉर्मूला लिखना था Na और SO4, इसकी वैलेंसी 1, इसकी 2, तो Na2SO4, बधाई हो ये आप ढूंढ पाए। अब इसका मास निकालना है, सोडियम का मास कितना है बेटा मेरा 23, कितने सोडियम है 2, तो 23 × 2 हो गया। सल्फर का मास कितना है 32, 32 × 1, ऑक्सीजन कितना है 16, दैट × 4 करूँगा 46 + 32 + 64, जो भी आंसर आएगा स्वाहा, समझा? अच्छा yes. अब देखो वही, दैट वॉज ऑल अबाउट केमिकल फॉर्मूला, उनका नाम वाम कैसा लिखा जाता है, मॉलिक्यूलर मास ये भी मैंने बता दिया आप लोगों को, जिसने जस्ट पूछा ही था तब का ही था, बस सुन लो, मॉलिक्यूलर मास पूरे के पूरे एटम्स का मास ऐड करके बताते हैं, उसे एटॉमिक मास यूनिट में बोलते हैं। फॉर्मूला यूनिट मास भी वही हो गया, बस ग्राम एटॉमिक मास बोला गया है, तो यू लिखने के जगह पे जी लगा देना बस, क्यों छोड़ो यहाँ पर, तुमको आगे के न्यूमेरिकल तो कट गए, बहुत अच्छा हुआ। मॉलिक्यूलर मास ना, तो वही तो मैं बता रहा हूँ, इसलिए तो ये वाला मैं तेरे को एग्जांपल दिया, वो है यस Na2O, हाँ गाइस शांत, मेरे को समझा नहीं तूने क्या बोला था, मैंने Na, अच्छा वो जो एग्जांपल दिया था अभी के लिए Na2SO4 वाला था, नहीं बेटा सब कुछ केमिकली बॉन्डेड है ना बेटा, इसके लिए समझाए। देख ये नीचे लिखने का मतलब था, यहाँ पे बॉन्डिंग्स है सब में, यहाँ पे पहले अगर मैं 5 लिखूंगा तो ऐसे वाले 5 है, इस तरह हो जाएगा।
मोलार मास भी अगर आएगा तो देखो मॉलिक्यूल का मास ही होता है। हाँ गाइस, ओए बातें नहीं। हाँ 2H2 plus O2 will give you 2H2O. This is a balanced chemical reaction which you have in your 10th standard. But इसके बारे में क्या पूछना है बोल अभी? We are not balancing अभी के लिए. We'll do it in 10th. And अगर तेरा वो कुछ भी डाउट है, we'll do it in 10th. बैलेंसिंग क्यों करनी पड़ती है? जैसे मासेज इक्वल रहे, वरना अगर जो तेरा पूछना है तो समझा पाऊंगा कि यहाँ पे लिखी हुई चीज़ है। अगर मैं ऐसा लिख दूंगा H2 plus O2 will give you H2O, तो लगा हाइड्रोजन मतलब 2 यूनिट्स हो चुके हैं, 2 थे, ऑक्सीजन के 2 मतलब 16 हो चुका है, 16 नहीं 32 हो चुका है। ठीक है, अब ये देखूंगा तो इसका 18 ही हो रहा था, बैलेंस करूँगा पहले 34 से 18, इसको बैलेंस करने के लिए 2H2 plus O2 will give me 2H2O, तब इसका 4 हो जाएगा, इसका 32 रहेगा, टोटल मिला के 36, ये 18 इंटू 2 36 वैसा आता है। बट अपन इतना मासेस से नहीं देखते, नंबर ऑफ आइटम्स देखते हैं उसको। ठीक है, एक सेकंड नहीं है। ठीक है, चलो ओए गाइस शांत। अब देखो ओए, वी आर कमिंग टू अकॉर्डिंग टू मी अ सिंपलर चैप्टर। पिछला चैप्टर खत्म कह रहे, स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम। इट शुड टेक मैक्सिमम में 40 मिनट, मैक्सिमम में, अगर तुम ध्यान दे दो तो। ठीक है ना, देखो क्या हुआ, पिछले इसमें डाल्टन बाबा बोलते बोलते मर गए कि एटम आर इंडिविजिबल। ठीक है, फिर नए लोग पैदा हुए, उनको आई मस्ती, कंघा से बाल बाते बाते उन्होंने उसको लाया छोटे छोटे पार्टिकल्स के पास में, पेपर के, पेपर अट्रैक्ट होना शुरू हो गया। या तो मेरा कंघा मैग्नेट जैसा वर्क कर रहा था और पेपर आयरन जैसा इसलिए अट्रैक्ट हुआ, या तो अपोजिट चार्जेस थे। सर आयरन और मैग्नेट तो नहीं था, पक्का था, तो अपोजिट चार्जेस आ गए। अगर अपोजिट चार्जेस आए तो जब कंघे को मैं रब करने का था, उसके पहले तो थे नहीं, मैं रब करने से कुछ हुआ, मतलब वहां पे चार्जेस अगर प्रोड्यूस हुए हैं तो एटम का कुछ छेड़छाड़ हुई है। एटम का क्या छेड़छाड़ हुई है वो समझने के लिए ही कई एक्सपेरिमेंट्स करे गए थे, तब पता चला कुछ एटम के अंदर चीजें होती है, इलेक्ट्रॉन्स करके, जो आपने को चार्जेस देती है। इलेक्ट्रॉन्स खुद नेगेटिव होते हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स अगर होते हैं तो कुछ किसी को पॉजिटिव भी तो होना पड़ेगा ना, तभी तो ओवरऑल न्यूट्रल आता है, तो वो थे हमारे प्रोटॉन्स। ठीक है ना, तो वही चीज़ों के बारे में आप लोगों को ये टेबल में थोड़ा सी चीज़ें अभी बताई गई है। कई चीज़ें अभी आपको माननी पड़ेगी, धीरे धीरे समझेगी, कई चीज़ें रटनी पड़ेगी, कभी तो भी समझेगी। ठीक है, तो ये देखो, सबसे पहले यस, इलेक्ट्रॉन्स वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन इन 1900, बट यस यू कैन इग्नोर द ईयर, आपको ईयर नहीं करना है याद, मैं नेक्स्ट बुक से भी उड़ाने वाला हूँ। प्रोटॉन्स वाज डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन। हाईली लाइकली आप लोगों को कुछ ना रैंडम सा क्वेश्चन बाय नेम आ जाए, तो नाम याद रखना आप लोग। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्कवर हुए थे ये तो नहीं बताया गया है, बट ये प्रोटॉन समझो। बेटा ई गोल्डस्टीन ना बेटा एक गैस डिस्चार्ज में वर्क कर रहा था। गैस डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है बेटा, एक ऐसी ट्यूब होती है जिसका बहुत हाई प्रेशर होता है। ठीक है, उसमें वर्क करता है, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल कुछ भेज रहा था, उसने कुछ रैंडम रेडिएशंस पाए जब वो ये कर रहा था। वो रेडिएशंस को जब उसने टेस्ट किया तब उसे चला ये तो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो समझा ओ देयर इज समथिंग पॉजिटिव चार्ज आल्सो। तब उसने इसका नाम दिया था कनाल रेस, जिसे हम आज क्या बोलते हैं, प्रोटॉन्स। तो इन एन एक्सपेरिमेंट गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशन इन द गैस डिस्चार्ज ट्यूब एंड कॉल्ड देम कनाल रेस व्हिच वाज लेटर नोन एज प्रोटॉन्स। दे वर पॉजिटिव इन चार्ज। ये तो हमें पता है, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव इन चार्ज, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव इन चार्ज। ठीक है, नहीं हाँ सॉरी नहीं तेरे बुक में नहीं, तुम्हारे को दिखाओ एक बार बुक का। नो यार एक बार एनसीईआरटी दिखाओ कोई, हाईली डाउट तूने कोई और बुक में पढ़ा होगा, नहीं बता एक बार एनसीईआरटी बस बाग उठा था। एक सेकंड गाइस, गाइस प्लीज शांत। बेटा एक बार यहाँ पे ढूंढ, मुझे क्या है एक बार ढूंढ था कहाँ पे, मेरे को अभी भी नहीं दिखा है वो। गाइस प्लीज शांत ना यार, प्लीज शांत, जल्दी भागते जा दौड़ते आना।
दुआ है भगवान की, ठीक है। वो वहाँ पे घर पे हम हमारी खुद की दुकान है इसलिए हमने खोले वहाँ पे। रेंट हम लोगों को कम पड़ता है घर वालों को देना। ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे हमको धर्मपेट में ही खोलना था, वहीं पे जगह मिलती है। गाय शांत, ए पगली फोन अंदर रख। 4 साल हो जाएगा हमको 29 तक को। खोपड़ी चुप रहना। आई वॉज स्ट्रॉन्ग फीलिंग, तो रेफरेंस बुक में पढ़ा होगा। अच्छा हाँ, वहाँ उसमें तो पक्का ही रहेगा बेटा उन लोगों के। इसमें वो CRT ट्यूब जो रहते हैं उसके अंदर से मिला था, वो इलेक्ट्रिक पास कर रहा था, तब उसको उल्टे इसमें जो आना शुरू हुआ तब उसे समझा था कि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स कुछ होते हैं। राधा उससे तुझे 10th में चलेगा तब उनको समझा ओ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन से कारण आती है, वैसी चीज़ थी। गाय ओए शांत। अब देखो मास से आपको बता दिया है, अब मास कंपैरिजन ही बता देता हूं बेटा। अप्रोक्सीमेटली एक प्रोटॉन का मास इज इक्वल टू 2000 इलेक्ट्रॉन्स का मास। इलेक्ट्रॉन की मास की औकात ही नहीं रहेगी, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। लोकेशन हम लोग आगे देखने वाले हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ एटम रहता है और प्रोटॉन इनसाइड द एटम रहता है। इसी को प्रूव करने के लिए कई लोग मारे हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन का पॉसिबल होता है, मतलब मैं इलेक्ट्रॉन का ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, प्रोटॉन का छेड़छाड़ नहीं कर पाता हूँ। बस देखो एक एटम अगर न्यूट्रल रहता है तो जितना पॉजिटिव चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज होना पड़ेगा। इसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल। अब देखो जैसे तैसे पता चलना शुरू हुआ कि अलग अलग चार्जेस है, तो बहुत क्यूरियोसिटी बढ़ी कि एक एटम एग्जिस्ट कैसे करता है, उसने कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जे थॉमसन ने ना एक रफ रैंडम आइडिया दिया कि आप इसे क्रिसमस पुडिंग केक्स या प्लम केक्स जो होते हैं वैसा इमेजिन कर सकते हो। सॉलिड सा है, ठीक है, जो पूरा सॉलिड स्फीयर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। इसके अंदर पे रेजिन्स या चोको चिप्स जो है वो आप लोगों के नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है। देखा जाए तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ओवरऑल नेट न्यूट्रल है वो। इंडियन भाषा में देखना है तो तरबूज जैसा इमेजिन कर सकते हैं आप लोग। जो पूरा लाल तरबूज है वो पॉजिटिवली चार्ज है, जो नेगेटिव चार्ज है वो बीज है हमारे। जितना पॉजिटिव चार्ज हो रहा है उतना ही नेगेटिव चार्ज हो रहा है, नेट न्यूट्रल है। तो ये देखो थॉमसन बाबा ने क्या बताया था कि एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर जिसमें इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर एम्बेडेड है जो कि नेगेटिव चार्ज है। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ओवरऑल वो न्यूट्रल हो रहा है। बट कुछ ड्रॉबैक्स आए थे, कुछ फ्लॉस या कुछ डिसएडवांटेजेस, कुछ शॉर्टकमिंग्स थी। वो एक्जैक्टली समझने के लिए पहले अपन रदरफोर्ड का मॉडल देखने वाले हैं। तो मे बी माई क्वेश्चन इज वन आई हैव अ सिचुएशन फॉर यू, ठीक है। मे बी यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ वॉल, ठीक है, बहुत दूर नहीं है और तेरे हाथ में ताकत भी है, याद रखा, ठीक है ना। मैं तेरे आंखों में पट्टी बांध दिया, पूरी सॉलिड वॉल है, मैं तेरे को एक बॉल दिया, फेंक के मारो वॉल की तरफ। तूने फेंक के मारा भी वॉल की तरफ ताकत से, तू क्या एक्सपेक्ट करती है क्या होगा बॉल का? करेक्ट, बॉल रिबाउंड होकर वापस आ जाएगा, ये तो एक्सपेक्ट करती है। अब मैं तेरे को एक बताता हूं कि मेरा एक जाली होती है ना, जालियां जैसे लगती है, तो एक जाली है, पर एक जाली का सिचुएशन भी देख ले बेटा तू। ये देख अच्छी खासी दूर 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 ऐसी जालियां हैं, ठीक है ना। ये वहां पे ऐसी जाली, ये ऐसा कुछ ऐसा है, ठीक है। तेरा बॉल अप्रोक्सीमेटली ये साइज का है, तो बोल आंखें बंद कर, फेंक के मार। तू क्या एक्सपेक्ट करती है अभी? हो सकता है बाहर चल जाए, हो सकता है टकरा जाए, इधर उधर गिर जाए, वैसा हो जाए, ठीक है। अब देखो अपने को पहले जो बंदा था अपना वो केक वाला थॉमसन, क्या बोल के गया? सॉलिड है, वाटरमेलन है, ठीक है, पूरा सॉलिड था। अब रदरफोर्ड एक कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था कोई और रीजन से, ठीक है। उसने लिया था गोल्ड फॉइल। तब गोल्ड फॉइल क्यों लिया था ना बेटा, उसने उसे पतले से पतला एटम वो चाहिए था लेयर। तो गोल्ड का क्या था, हाईली मैलिएबल था, इतना पतला था कि अप्रोक्सीमेटली 1000 एटम्स की थिकनेस इतना था, ठीक है। और उसने यहां से जो था वो डबली चार्ज हीलियम, डबली चार्ज हीलियम का होता है, हीलियम एटम में जो रहता है उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो, वो वाले एक बंदूक लाया, उसे बोलते अल्फा रेस, जो मानने वाला, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल जस्ट से मैं बेटा तेरे सामने ये पेपर नैपकिन होता है ना, पेपर नैपकिन लगा दूं और तेरे हाथ में लोहे का बॉल दूं, आंखें बंद करके लो मार, तू क्या इमेजिन कर रही है क्या होगा? पेपर फट के निकल जाएगा, ठीक है।
तो कुछ ज्यादा ही भारी और कुछ ज्यादा मुडाल वाला एटम लेके उसके ऊपर फेंकने थ्रू निकल जाएगा, सॉलिड तुम प्रूफ नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने सोचा हाँ तेरे हाथ में ताकत है, पर आगे है दीवार, दीवार जितनी तो है नहीं बहन के हाथ में ताकत, बॉल फेंक दीवार से निकल जाए, है क्या? नहीं, समझा ये चीज? तो वैसे ही उसने रीजनेबली थिक वाला फॉइल लिया है, और जो हीलियम पार्टिकल है उतने भारी नहीं है। उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, जैसे वेलोसिटी है हाफ एम वी, मास भी ठीक ठाक है, वेलोसिटी भी ठीक ठाक है, ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी ठीक ठाक है, इतनी नहीं है कि गड्ढा करके निकल जाए, ठीक है? तो उसने ना यहां पे रखा था गोल्ड फॉइल, ठीक है, ये मान लो गोल्ड फॉइल है, यहां पे रखा था उसने अपनी बंदूक, फाइन, यहां से गोलियां मारता है, बंदूक मतलब अल्फा रेस पार्टिकल मारने वाला था, अल्फा रे का मतलब क्या होता है? डबली चार्ज हीलियम पार्टिकल, अरे वाह, ठीक है। अब सुनो, बंदे ने क्या एक्सपेक्ट किया था, यहां पे जाएगा रिफ्लेक्ट होके आएगा, तो उसने यहां पे अपने डिटेक्टर्स लगा दिए थे कि वो देख रहा था कैसे आएगा। बंदे ने गोली मारी, वापस ही नहीं आया, खूब सारी गोलियां मारी, बेरली वापस से कुछ आए, 1 in 12,000 वापस से आए। तो बंदे को लगा डिवाइस में कुछ गलती है क्या, तो बंदा देखने के लिए जब ऐसी मस्ती में, बहुत पैसा था, यहां पे भी डिटेक्टर लगाया, फिर गोलियां मारना शुरू की, तब पता चला भाई मेजरली मेरी जो गोलियां है अल्फा पार्टिकल्स जो है वो वहां पे डिटेक्ट हो जा रही है। मतलब जिसे मैं वॉल इमेजिन कर रहा था वो निकली क्या? फेंस। मतलब जिसे मैं सॉलिड स्ट्रक्चर इमेजिन कर रहा था वो निकला क्या? खोखला। वाह वाह वाह, मेजरली एम्प्टी निकला। तो जो जे थॉमसन भैया ने बोले थे सॉलिड स्फीयर है, वो तो पक्का करते हैं, खोखला खाली स्फीयर है ये। तो वो उसका ड्रॉबैक हो गया कि बंदे ने जो बोला था वो प्रूफ ही नहीं कर पाया वो, और ये अपने क्या है, बंदे का नाम कहता है रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में वो फेल हो गया। अब देखो बंदे ने जब गोलियां मारी थी ना, या अल्फा रे शूट किए थे जब, मोस्ट ऑफ दीज अल्फा पार्टिकल्स पास सीधे 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 सीधे, मतलब क्या हो गया, मेजरली जगह खाली है, कुछ थोड़े बहुत एंगल पे बेंड हो रहे थे। मतलब क्या था, मेरा पॉजिटिव चार्ज, उसने कहीं तो भी ढूंढा होगा पॉजिटिव चार्ज, तो उससे दूर भाग गया, ठीक है। 1 in 12,000 ऐसा हुआ कि रिटर्न बैक किया। इसका मतलब क्या है, एग्जैक्टली जहां पे पॉजिटिव चार्ज था तुमने वहां पे पॉजिटिव चार्ज मारा तो वो उससे टकरा तो पाएगा नहीं, उससे रिफ्लेक्ट होकर वापस से आ गया था 180 डिग्री केस पे। तो उसे समझा पहली बात तो पॉजिटिव चार्ज होगा वहां पे, पर पॉजिटिव चार्ज बहुत कम जगह पे, जैसे बहुत सही जगहों पे नहीं है, रादर जो मेजर पॉजिटिव चार्ज है ना वो एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है। तो जहां पे पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है उसने उसको न्यूक्लियस बोलना शुरू कर दिया। एक्सपेरिमेंटली उसने ये भी बताया कि जो न्यूक्लियस है मेजरली उसमें ही पूरा मास है, फिर उसका बहुत है जो इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिव चार्ज है वो है, पर वो उसके आसपास में गोल 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 घूम रहे हैं, वो ज़्यादा स्पेस ले नहीं रहे, उनका मास भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये देखो, ये आप लोगों को तीनों ऑब्जर्वेशन तीनों इन्फ्रेंसेस बता दिया है। ये डायग्राम वैसे बनाने के लिए आता नहीं है, बट देख लो मेजरली अपनी पार्टिकल सीधी सीधी निकल रही है, कुछ कुछ एंगल्स पे बेंड हो रहे हैं, ये 1 in 12,000 रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं, ठीक है। अब गाइस एक बार के लिए ये देखो, तो इससे जो फीचर्स उसने बताए थे एटम के बारे में वो ये थे कि मेरा जो एटम रहता है उसमें पॉजिटिव चार्ज है, वो सेंट्रली लोकेटेड है, ठीक है। इसे मैं न्यूक्लियस बोलने वाला हूं। न्यूक्लियस में नियरली पूरा का पूरा मास है, तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है वो गोल गोल घूम रहे हैं, कहाँ पे गोल गोल घूम रहे हैं, तो न्यूक्लियस के आस पास गोल 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 घूम रहे हैं। और थर्ड क्या था, जो न्यूक्लियस का साइज है बेटा वो बहुत ही छोटा है कंपेयर टू पूरे पूरे एटम, इट इज 10 to the power 5 times स्मॉलर टू दैट ऑफ एटम। समझा ये चीज तुम लोगों को क्या चीजें हुई है, पक्का। बट यहां पे भी इशू आ गया। क्या इशू, देखो आप लोगों को वो याद है, मैं गोल 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 घुमा रहा हूं पत्थर, मैं घुमा रहा हूं, एक लेवल बाद मैं थक जाऊंगा, एनर्जी मेरी खत्म होना शुरू हो जाएगी, जब मैं थक जाऊंगा मर जाऊंगा तब वो गोल 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 घूमते 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 मेरे हाथ से छूट के निकल जाएगा, या गोल 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 घूमते 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 मेरे अंदर ही कोलाइड कर जाएगा, ठीक है। बट क्या ऐसा हो रहा है कि तुम्हारा एटम का बिल्कुल कोई डिस्ट्रॉय हो जा रहा है क्या? वो नहीं, तुम अगर गोल गोल भी घुमा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, एक्सेलरेशन है, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी कंज्यूम होनी चाहिए, एनर्जी खत्म होनी चाहिए, तुमको एनर्जी कंटिन्यूसली कहीं से मिल तो रही है नहीं, तो ये भी तो गलत हो गया। बट अब इन बाबा को बचाने के लिए फालतू से इंसान आए थे, बोर बाबा। बोर बाबा ने इतनी बोर सी थ्योरी दी थी, याद रखना, ये ऐसे यार बोर ने बोर सी थ्योरी दी थी। उसका बोलना ये था, हाँ इलेक्ट्रॉन्स गोल गोल घूम रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, बट इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही स्पेशल ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं। जब वो इन ऑर्बिट में घूमेंगे तब वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे, क्यों? ऐसी मस्ती अपनी अपनी, समझा ये चीज?
तो देखो ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स आर अलाउड इनसाइड द एटम, जहां पे एटम्स घूमेंगे तो एनर्जी रेडिएट नहीं होगी। तो ये बीच का गोला दिख रहा है, इसे न्यूक्लियस बोला जा रहा है, ये वो स्पेशल ऑर्बिट्स है, ऑर्बिट 1 2 3 4, तो KLMN बोल सकते हैं, यहीं पे इलेक्ट्रॉन्स घूमने वाले हैं। इसने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया इसका। फिर सॉरी हाँ सॉरी शेल जंपिंग देखो है रियल लाइफ में, बट शेल ही एग्जिस्ट नहीं करता है रियल लाइफ में। तो हाँ ऑर्बिट जंपिंग भी बोल रहा हूँ, ऑर्बिट्स होते ही नहीं है। देखो लग रहा है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये एटम का, हो सकता है वो तेरे जेब में हो, मैं मजाक नहीं बता रहा हूँ। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल करके एक आएगा 11th स्टैंडर्ड में, जो मुझे आज तक समझा नहीं है, बट ये एग्जैक्ट एग्जाम्पल हमको सर ने दिए थे कि तेरे जेब में हो सकता है, तो वो एग्जाम्पल मैं आज तक देते पाता हूँ। तो वो तुझे 11th में पता चलेगा, समझेगा क्या नहीं बोल रहा हूँ मैं, पता चलेगा। चलो ओए अब सुनो, जेम्स चैडविक या जे चैडविक ने तीसरी नई मस्ती निकाली जिसका नाम था न्यूट्रॉन। कैसे निकाली हमें नहीं है, वो न्यूट्रल था चार्ज में, ठीक है। उसके बारे में सब कुछ चीजें अपन लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अब अपन लोग कंपैरिजन कर लेते हैं बिटवीन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। डिस्कवरी किसने की थी पता है, ईयर छोड़ो। चार्ज इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव, प्रोटॉन का पॉजिटिव, बट न्यूट्रॉन का न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, तो मैं उसे 1 यूनिट बोल रहा हूं। तो अगर मान लो मैं 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को इग्नोर मारूंगा मैं। प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन 12, तो ये 10 यूनिट, ये 12 यूनिट मिला के 22 यूनिट हो जाएंगे। लोकेशन देखो, हमको इलेक्ट्रॉन को पता है गोल 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 घूम रहा है सरफेस एटम में, प्रोटॉन पता है न्यूक्लियस के अंदर है, और हमने ये भी पता था मास भी नियरली पूरा न्यूक्लियस के अंदर है, तो न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर होता है। हम इलेक्ट्रॉन को निकाल या डाल सकते हैं, बट प्रोटॉन से नियूट्रॉन को निकाल डाल नहीं सकते। इनफैक्ट उसे भी कर सकते हैं, बट छोड़ो, इसे हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं, जैसे न्यूट्रल रहे। न्यूट्रॉन की कोई इज्जत नहीं है, वो उसके बराबर, उससे ज्यादा, उससे कम कैसा भी हो सकता है, अपने को उसका स्ट्रेस नहीं रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, बोर में वो बोर सी थ्योरी देने के बाद में बहुत ही बढ़िया सी थ्योरी दिया था ब्यूरी के हाथ में। ये थ्योरी तुम लोगों को बहुत काम में आने वाली है। देखो उसने हाँ बताया इलेक्ट्रॉन शेल्स में घूम रहे होंगे, उसका कोई रीजन नहीं दिया, बट उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन से कैसे कैसे फिल होने वाले हैं। गुड मॉर्निंग, ठीक है। अब सुनो, उसने कुछ रूल्स बताया कि मैं इलेक्ट्रॉन जब शेल पे भरूंगा तो ये रूल्स को मुझे फॉलो करना पड़ेगा। पहला रूल था, भाई ने पहले ही बता दिया, एक इलेक्ट्रॉन, एक शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। उसका फॉर्मूला रहेगा 2n²। n मतलब नंबर ऑफ शेल हो जाएगा। अगर n की वैल्यू 1 है मतलब फर्स्ट शेल, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर, 2 × 1 is 2। अगर मान लो n के लिए 2 है मतलब सेकेंड शेल है, तो 2 × 2 का स्क्वायर, 2 × 4 मतलब 8। अगर n की वैल्यू 3 है, 2 × 8 16 वाले पगले लोग, 2 × 9 18। अगर n के लिए 10 है फॉर एग्जांपल, 2 × 10 का स्क्वायर, 2 × 100 200। ये समझा। सेकेंड रूल बाबा ने बोला कि अगर आपको थर्ड शेल भरने की इच्छा है ना, थर्ड शेल भरने की, तो पहले फर्स्ट शेल पूरा भरो, फिर सेकेंड शेल पूरा भरो, तभी। मतलब कोई भी शेल में इलेक्ट्रॉन डालने के पहले प्रीसीडिंग शेल्स जो है वो कंप्लीटली फिल्ड होने चाहिए। यहां तक है, ठीक है। और फिर थर्ड रूल उसने बोला, हाँ एक शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं 2n², बट आखिरी शेल, लास्ट शेल में मैं 8 ही इलेक्ट्रॉन डाल सकता हूं, ठीक है। अगर चलो वो देखते हैं उसके बारे में, यहां तक ठीक है। अब इन रूल्स को यूज करके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होता है, आप लोगों को कोई भी एटम दे देता है, आपको उसका एटॉमिक नंबर अगर पता हो, एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है सुन लो, पर ध्यान दो बेटा, एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है प्लीज सुन लो। एटॉमिक नंबर का होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम से बोल रहा हूं, अगर न्यूट्रल नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रॉन्स कम ज्यादा हो सकते हैं। अगर एटॉमिक नंबर मैंने बोला 25 है फॉर एग्जांपल, तो उस एटम के अंदर 25 प्रोटॉन पक्का है, पर अगर चार्ज नहीं है, वो चार्ज नहीं है न्यूट्रल, तो 25 इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे। न्यूट्रॉन कितने नहीं पता, ठीक है। तो देखो अब मैं पहले 20 एलिमेंट्स आपको बता रहा हूं जो आप लोगों को इन सीक्वेंस याद रहने चाहिए बाय एटॉमिक नंबर, ठीक है। सुनो अभी के लिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन,
स्वाहा। सुनो, ओए, जो सीक्वेंस है वो वैसे ही याद रखना पड़ता है, ये रोल नंबर वाइज है, समझ लो ऐसा है, यू कैन नॉट चेंज इट। ये आपको एटॉमिक नंबर्स बता रहा है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखो, पहले हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का अपने एक ही शेल है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो पहला इलेक्ट्रॉन पहले में चल जाएगा, ये हो गया। हीलियम का 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, दोनों की दोनों पहले में चल जाएंगे। लिथियम का 3 थे, तीनों पहले से जा नहीं पाए, 2 पहले में गया, फिर एक बच जाएगा 2 1। बेरिलियम में खत्म। अब देखो 11 2 8 1, क्योंकि अपने पास में सेकेंड शेल में 8 ही डाल सकते थे। बस अब देखो 19 देखा जाए तो मेरा थर्ड शेल में 18 जा सकते थे, तो होना चाहिए था 2 8 9। पहला लॉ फॉलो कर रहा है, थर्ड शेल में मैक्सिमम 18। हाँ, दूसरा लॉ फॉलो कर रहा है, पिछला भरो फिर क्या बोलते हैं आगे का बढ़ो, पर तीसरा नहीं कर रहा है। आखिरी शेल जिसका एक और नाम होता है बैलेंस शेल, उसमें मैक्सिमम 8 ही चाहिए थे। तो ऐसे में जब इसमें 8 आ गए तो एक और आने देता है, वो एक बाजू में भेज देता है, और फिर इसका क्या होता है 2 8 8 2। समझा ये चीज? अब अगर मैं रैंडमली क्वेश्चंस पूछूं, फिर आप फुड़के बेबी मुझे आता ऑक्सीजन में कितने शेल्स हो रहे हैं, ऑक्सीजन के एटम्स में? नहीं बेटा, वो उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा, शेल्स कितने हैं, तो ये के शेल एल शेल मिला के 2 ही शेल है। पोटेशियम में कितने हो रहे हैं, तो 4 शेल्स है, 288 बन रहा है, के एल एम एन है, ठीक है। मे बी जूई, मैं तुझसे पूछूं कि मुझे एक ऐसा एलिमेंट बता जिसमें सिर्फ 2 ही शेल्स है और दूसरे शेल में डबल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन फर्स्ट शेल है। पूरा लिखने की जगह पे भी अगर मैं सोचूं सिर्फ 2 शेल्स है, तो पहला शेल पक्का से भरा होगा, दूसरे शेल में डबल है पहले से, तो इससे डबल है 4, तो छठ वाला हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन, ठीक है। मे बी मैं तान्या से पूछूं, मेरे पास में 2 शेल्स है, ठीक है, पहले शेल और दूसरे शेल में इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो कौन सा हो जाएगा? बेरिलियम। क्यों? 2 पहले में तो रहेगा, दूसरे में 2 2 2 4, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम। समझाइए, रैंडम एप्लीकेशन बेस्ड कोई क्वेश्चन पूछ सकता हूं मैं? यस। अब सुनो, अब प्लीज सुनो, वैलेंस शेल मतलब लास्ट शेल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। तो फॉर एग्जांपल मैं क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पूछूं ढड्डा जी से, तो ढड्डा जी हैप्पी बर्थडे टू यू बोलेगी मेरे को, है ना? बेटा क्यों कर रही कि बर्थडे पार्टी कैंसिल हो जाए अपनी, ध्यान देना बेटा। क्या बुक में पढ़ रही थी, पढ़ के सुना? नहीं पढ़ के सुना? देखना बच्चा यहाँ पे एक बार देखो, अभी क्लोरीन क्या तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड वैलेंसी, जो पहले देख क्या है, उसका डेफिनेशन होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी। वैलेंसी का क्या काम होता है वो हम देख चुके हैं, पर निकालते कैसे हैं वो समझने के लिए सुनो। हर एटम की इच्छा ये होती है उसका वैलेंस शेल मतलब आखिरी शेल फुल्ली फिल्ड हो। विदागे लास्ट टाइम समझाया था पहली बार में, एक बार थोड़ा ज्यादा है, आखिरी शेल फुल्ली फिल्ड हो, ठीक है। जैसे मैं नाइट्रोजन के पास आ गया 7वां, तो 2,5, भाई के पास में 2 ऑप्शन है, या तो 3 लेके आ जाए तो 2 8 हो जाए, या ये 5 लूज कर दे तो 2 हो जाए। 2 ऑप्शन है, या तो 3 लो या 5 लूज कर दो। तो मुझे 3 लेना इजी है, 5 लूज करना, 3 लेना, तो इसलिए इसकी वैलेंसी बन जाती है 3, उस पर 4 जाता है -3, भले कि 3 इलेक्ट्रॉन्स लिए गए, ऐसा लिए तो माइनस क्यों, अबे चार्ज तो खुद का नहीं होता ना, इसके लिए, ठीक है। मैं मे भी आ गया सोडियम पे 2 8 1, 2 ऑप्शन, एक लूज करो या 7 गेन करो। एक लूज करना आसान है, तो इसी बैलेंस हो जाएगी 1, 4 आना चाहिए +1। जो जो लूज करते हैं ना वो बनते हैं मेटल्स और कटायन बन जाते हैं, जो जो गेन करते हैं वो होते हैं नॉन मेटल और बनते हैं अनायन। सर कार्बन के बारे में क्या, तो या तो 4 लूज करे या 4 गेन करे, वैलेंसी 4 रहेगी। सिलिकॉन का भी क्या सर सेम, उसका भी काम नहीं आएगा तेरे को, ठीक है, वो आएगा तेरे को आगे, पर क्या कर सकता था
वो या तो 4 गेन या 4 लूज। क्यों वो शेयर या लूज नहीं कर पाते, गेन या लूज नहीं करता, 10th स्टैंडर्ड कार्बन चैप्टर के पहले ही दिन समझ में आएगा तेरे को, ठीक है। अब सुनो आ जाना यहाँ, कोई बात नहीं, कोई अरे हाँ, अब सुनो, मैं आ गया नियॉन पे 2,8, बंदा देखो वैलेंस शेल फील्ड थी, ठीक है, उसको ना तो लेना है ना तो देना है, वो खुश है, तो उसकी वैलेंसी 0। जिनकी वैलेंसी 0 होती है इन्हें नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस बोला जाता है, उनको रिएक्ट नहीं करना आता है, इसलिए इनर्ट आ जाता है। सॉरी, आर्गन भी हो गया, इनफैक्ट हीलियम भी हो गया है, समझे चीज। अब देखो फर्स्ट शेल 2 ही क्यों करता है, वो तो भैया मर गया बोर और ब्यूरी दोनों, वो क्यों रूल होता है वो नहीं पता है मेरे को, वैसे वो गलत है रूल सब, बट ठीक है। उसका फर्स्ट शेल भरा हुआ है, या तो 2 लूज कर या 8 गेन कर या कुछ मत करना, तू तो है सेटिस्फाइड, तो कुछ नहीं करता है, इसलिए इनर्ट रहता है। यस, सिलिकॉन 4 लूज या 4 गेन कुछ भी कर सकता है तेरे लिए अभी के लिए, तो वैलेंसी 4 होती है। वेट फुड़ के फॉस्फोरस देखो, वैसे या तो 3 गेन या 5 लूज कर सकता था, बैलेंसी पे बेटर 3 होता था, बट फॉस्फोरस की यादों को 3 या 5 दोनों होती है, तो वो है नहीं उसके ऊपर ज्यादा कुछ भी। वेट, मेजरली जो इनर्ट गैसेस है, वो इनर्ट है, वो गैसेस ही है, इसलिए उनकी वैलेंसी 0 हो रही है। यस रूही, तेरे को शर्म आ रही है, तेरी माँ केमिस्ट्री टीचर तो मुझसे डाउट पूछती है। हाँ बोल, हाँ बोल। नहीं बेटा, हाइड्रोजन इज नॉट नोबल गैस, नो बेटा, पहला शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते थे। अब हाइड्रोजन की मस्ती सुनो तुम लोग, जस्ट हाइड्रोजन का मैं बताता हूँ, जो एक नाफड़े से लोग, हाइड्रोजन एक गेन भी कर सकता था और H नेगेटिव बन सकता था, जैसे हाइड्राइड बोलते हैं, या वो एक लूज भी कर सकता था, H प्लस बना सकता था वो, ठीक है ना, तो उसे हाइड्रोजन आयन कटायन बोला जाता है, इसलिए मेटल नॉन मेटल जैसा दोनों बिहेव कर पाता है, ठीक है, वो 0 नहीं होती पर उसकी बैलेंस से, ठीक है ना। यस नाफड़े बोलो बेटा। नाफू, अच्छा तू टाइप करता है, कॉन्फ़िगरेशन में माइनस कब आएगा प्लस कब आएगा दिखा दो, एक से रुक जाओ। यस, हाँ इनर्ट गैसेस है, ठीक है। अब सुनो, अच्छा हाँ हाँ, प्रोटॉन सही नहीं, H में ही प्रोटॉन्स नहीं है, प्रोटॉन नहीं, न्यूट्रॉन्स नहीं है, H प्लस में प्रोटॉन से क्या करना तेरे को, प्रोटॉन्स जितने पहले तो थे, इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे, न्यूट्रॉन भी 0 रहते हैं उसके, वैसा है, ठीक है। यस, हीलियम इज नोबल गैस, हीलियम, नियॉन एंड आर्गन फॉर यू गाइस। शान अब देखो, ओए सुनो, अब अपन लोग ना मे भी कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे हमने ऑक्सीजन देखा, कॉन्फ़िगरेशन 2,6, इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए या 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके ऑक्सीजन 2,8 बन जाएगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, 2 नेगेटिव चार्ज आए हैं, इसलिए इसके ऊपर 2 नेगेटिव लिखा जाता है। मैं मे भी सोडियम की बात कर रहा हूं, 281 था, इसको लूज करना है इलेक्ट्रॉन और क्या बनना है Na2 और 8, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ा खुद से, एक नेगेटिव चार्ज अगर निकाल दिया है तो खुद में अब एक पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। ये निकाल या डाल में तुम प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं कर सकते हो, तुम सिर्फ क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही है चीजें। अब देखो तुम लोगों को ना वो डायग्राम जैसा बनाने के पूछ सकता है, फॉर एग्जांपल कोई भी एक एलिमेंट बोलो जो 20 में था, कार्बन बोल रहे कोई, देखो सबसे पहले तो न्यूक्लियस हो गया मेरा, ये अपना मस्त न्यूक्लियस, कार्बन था छठवां था 2,4, तो मैंने लिया पहला शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिया, फिर लिया मैं दूसरा शेल, उसमें 1 2 3 4 डाल दिया, सही में, थैंक यू, पढ़ लेना, वो अब भी क्लास खत्म हुई 8th वालों की, मिलाऊ क्या देखो दोस्तों से। हाँ अब सुनो, ओए यहां तक है, ठीक है। देखो मैं अभी के लिए थोड़ी सी मस्तियां शुरू करो, मैं क्लोरीन लिया पहले, देखो व्हेन आई एम सेइंग क्लोरीन 17 287, देखो ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, 1 2, कोशिश है कि इक्वी डिस्टेंट रखना, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, अगर ये क्लोराइड आयन होता, मतलब Cl1 माइनस, मतलब एक और इलेक्ट्रॉन आना चाहिए था, तब मैं ये एक और बना दिया था, नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा। वैसे सोडियम देखो एक बार के लिए, Na11 281, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8,
1। अगर ये सोडियम प्लस वाला होता तो ये इलेक्ट्रॉन उड़ा के मैंने ये शेल भी उड़ा दिया होता, पर अगर नहीं है तो अपने ओरिजिनल पे आ गया हूं मैं। समझा ये चीज? यस। बेटा जो चार्जेस है बेटा वो गोल 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 ही घूम सकता है, तो रिपेल कर रहा है तो इक्वी डिस्टेंट ही होना पड़ेगा उन लोगों को वैसे, बट तो एग्जैक्ट नहीं ढूंढना पड़ता कोई इक्वी डिस्टेंस में। ईशान हाँ उस केस में नहीं। गाइस सुनो, ओए एक क्वेश्चन आया, अच्छा सर आप Na प्लस या Cl माइनस या Na या Cl को तो बता रहे हो, बट अगर NaCl आ गया तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो क्या? नहीं। आप लोगों को NaCl का जो बॉन्ड जो बनते हो कैसे बनते हैं वो रिप्रेजेंटेशन रहेगा, कार्बन का रिप्रेजेंटेशन रहेगा नेक्स्ट। ऐसा आप लोगों को ये इस केस में नहीं आएगा वो, ठीक है? किसी को कोई भी इशू यहाँ तक के जब उसका इलेक्ट्रॉन निकला या डाला हुआ हो, जब वो चार्ज स्पीसीज बना हुआ हो, आयन, वो बोलेगा कि सोडियम आयन। अब तुझे सोडियम आयन बोला है, 281 सोडियम था, उसका आयन में पक्का से इलेक्ट्रॉन को निकलना पड़ेगा, तो Na प्लस ही रहेगा, तब तक उसका बनाना पड़ेगा, ठीक है? अब देखो ओए, हाँ यस वेट सॉरी बोलो। इलेक्ट्रॉन अपने आप निकल पाते, देखो एनर्जी देके निकालना पड़ता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब ये नहीं कि तुम निकाल नहीं पाएगा, तूने किसी चीज को पकड़ा हुआ है, कोई और चीज और जोड़ के उसको खींच लेगी बात तो निकाल लेगा तू उसका, ठीक है? एक दूसरे के अंदर घुस सकते, हाँ घुस सकते, चलो दोनों भाई भाई अपने। अब ध्यान दो ओए, ये जो पूरे पूरे डायग्राम्स वगैरह वो यहाँ पे बना के दिए हुए हैं, नोट डाउन को रटने पड़ते हैं जैसे ही। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को समझ में आ गया, बैलेंस की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, ये क्यों होती है? जैसे आउटर मोस्ट शेल भर जाए, या तो हम लोगों को जो जितने इलेक्ट्रॉन्स है आखिरी में वो हो जाती बैलेंस, यानी 1 2 या 3 है तो वही बैलेंस थी, या 4 है तो वही बैलेंस थी। 5 6 7 अगर है तो 8 - 5 में 3, 8 - 6 में 2, 8 - 7 करके 1, वो 2 0 या 8, 8 अगर है आखिरी इसमें तो 0 बैलेंस हो जाती है। ये सब कुछ ये तुमको दी गई है। एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम। बेटा एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट किया जाता। कोई परी उड़ रही है तेरी यहाँ पे, क्या ऊपर देख रहा है पगला? वो सपने में आएंगे से। इसको Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। यस नाफड़े सर, बेरिलियम एंड बेरिलियम आयन स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे? देखो बेरिलियम अगर खुद बोला जाएगा 4 होता है तो 1 2 1 2 ऐसा रहेगा। बेरिलियम आयन बोलूंगा तो वो हट जाएगा और ये 2+ दिखेगा, ये न्यूक्लियस है बेसिकली मेरा, ठीक है? डाई शांति शांति शांति। अब मास नंबर, मास नंबर मतलब कितना मास है? मास कौन लोग कंट्रीब्यूट कर रहे थे? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, उन दोनों को अपन सिंपली ऐड कर दोगे तुमको मास नंबर मिल जाता है। सर हमें याद रखना है क्या मास नंबर? जो वहां पे जितने दिए थे ना उतने याद रख लोगे तो भी मोर देन सफिशिएंट है। तुम लोगों को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रटने नहीं पड़ते हैं। मास नंबर या एटॉमिक मास को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। बेटा अब देखो प्लीज यहां पे ध्यान दो, अब एक एलिमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब क्या? जैसे ये देखो यहां पे जो लेफ्ट साइड में नीचे लिखा गया है वो उसका एटॉमिक नंबर है, ऊपर जो लिखा गया है वो उसका मास नंबर है। अब इसके थ्रू ओ दानवीर यहां ध्यान देना, क्या बाटरी पूरे मोहल्ले में पता नहीं क्या, ध्यान दो ये नीचे 7 लिखा हुआ है, ये नीचे 7 लिखा हुआ है वो उसका एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर मतलब कितने प्रोटॉन्स? 7। कितने इलेक्ट्रॉन्स? तो कोई चार्ज नहीं तो इक्वल रहेगा 7। ऊपर जो 14 लिखा गया है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स है। 14 - 7 करके जब आंसर आता है कितना आ रहा है? 7 ही आ रहा है, तो उतने ही उसके पास में न्यूट्रॉन्स भी है। सर नहीं समझा, देखो अगर मान लो मैंने ऐसे लिखा सोडियम 1123, ठीक है? इसका एटॉमिक नंबर अगर 11 है, प्रोटॉन्स कितने, इलेक्ट्रॉन्स कितने? बट अगर मुझे न्यूट्रॉन्स निकालना है तो 23 - 11 कितना? 12, तो उतने हो जाते हैं प्रोटॉन्स। अब सुनो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, एक बेटर क्वेश्चन, सॉरी चलो यहीं पे देख लेते हैं। सर सोडियम 11 और 23 है, उसके बाद प्लस कर दिया, प्लस चार्ज लगाए। देखो प्रोटॉन्स कितने? तो 11। न्यूट्रॉन्स कितने? तो ये माइनस ये मतलब 12। बट अब मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूंगा, होने चाहिए थे 11, बट चार्ज स्पीसीज है तो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, गेन नहीं, कंफ्यूज नहीं होना। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए मेरे? और देख लो CA नहीं ClQ,
सल्फर 2 माइनस 16 32, प्रोटॉन्स कितने 16, सर न्यूट्रॉन्स 32 माइनस 16 मतलब 16, इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे कितने 16, बट 2 नेगेटिव 2 गेन कर लिया इसलिए हो गया 18। समझा ये चीजें बच्चों ऐसी? यस करें। अब गाइस अब देखो बेटा 5-8 मिनट का सेशन बचा, प्लीज ध्यान दो। तुमको याद है पिछले चैप्टर में हम लोगों को वो कहा था, भैया का नाम डाल्टन बाबा ने कहा था सेम एलिमेंट के मासेस सेम रहेंगे और केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी। मैं बता नहीं रहेगी, आइसोटोप्स होता है। अब वही आइसोटोप्स का बात कर रहे हैं। आइसोटोप्स में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का कॉम्बिनेशन चेंज होना शुरू हो जाता है। मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, उनकी वैलेंसी सेम रहती है, प्रोटॉन्स को भी सेम होना पड़ता है जिससे नेट न्यूट्रल रहे, बट न्यूट्रॉन्स चेंज हो जाते हैं। न्यूट्रॉन्स चेंज होने का मास चेंज हो जाता है। तो एटॉमिक नंबर कौन बता था, प्रोटॉन। ये मान लो 3 लोग हैं, इन तीनों का प्रोटॉन सेम है तो एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, बट मास नंबर डिफरेंट है, इसलिए न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो जाता है। तो कुछ समझा नहीं तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मैं फॉर एग्जांपल मैं कार्बन की बात कर रहा हूं, 612 कार्बन 614, ये 2 आइसोटोप्स हो गए हैं। चलो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन से पहले अपन लोग प्रोटॉन्स लिखते हैं। प्रोटॉन कितने भाई लोग 6, इलेक्ट्रॉन्स कितने भाई लोग 6, न्यूट्रॉन्स कितने हमारे, तो ये 12 माइनस 6 हो जाएगा कितने 6, 14 माइनस 6 हो जाएगा 8। देखो एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर अलग है, तो ऐसे इनको क्या बोला जाता है, आइसोटोप। ठीक है, एक और हाइड्रोजन, बहुत बढ़िया हाइड्रोजन तो मेरे भाई लोग। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, पहले वाले में प्रोटॉन कितना इलेक्ट्रॉन कितना 1, दूसरे वाले में प्रोटॉन कितना इलेक्ट्रॉन कितना 1, ये 1 1, यहां पे न्यूट्रॉन कितना पहले वाले में 0, 1 माइनस 1 0 हो रहा है, इसमें 1 इसमें 2। देखो गाइस ये एक हाइड्रोजन अकेला एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन ही नहीं है। ठीक है ना। अब इन तीनों के नाम दिए हुए, किसी को याद है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। ठीक है, अब सुनो, तुम लोगों को ना एक बार मैंने आई थिंक ओसवाल में क्वेश्चन देखा था, एक ऐसा एलिमेंट बताओ इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन हो। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, देखो क्लिक ही नहीं हुआ वो हाइड्रोजन का आइसोटोप है। मैं सोचा ये तो हो ही सकता है 1 1 1, कोई और का 4 स्पीसीज में मैंने करने की कोशिश किया, जैसे 4 स्पीसीज करने की कोशिश किया मुझे रियलाइज तो नहीं भाई, मुझे ये जरूर याद था हाइड्रोजन में एक भी न्यूट्रॉन नहीं था, मैंने पहले हाइड्रोजन को कर दिया था डिस्कार्ड। गलती है वो बेटा, हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूट्रियम तीनों में एक 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 होते हैं। किसी ने सर बोला, ऐसा लगा मुझे, किसी ने सर बोला, झूठ मत बोलो बेटा, भाग गया वो। चलो अब ध्यान दो, ओए यहां तक है ठीक है। अब ये देख लीजिए एक बार के लिए, आइसोटोप्स आर दोज एलिमेंट्स हु हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स। क्लोरीन का भी दिया गया है यहाँ पे 1735 1737। ठीक है ना। अब सुनो, ये एक बार का मास वास बाद में देखते हैं अपन लोग, इसका एप्लीकेशन क्या हो जाता है ना बेटा, ये आपको रटना पड़ेगा। इनफैक्ट आप लोगों को ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, कौन सा वाला आइसोटोप इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर या कैंसर या फिर वो न्यूक्लियर रिएक्टर, या फिर आपको डायरेक्टली 2 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, राइट एनी टू एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप। देखो पहला क्या है, आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर, आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर। ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है ना। एक बार को ऊपर का न्यूमेरिकल छोड़ दो, आइसोबार पे आ जाते हैं, कोई इज्जत नहीं उसकी, क्योंकि इसके लिए देखो आइसोबार्स क्या होते हैं बेटा, जिनका सेम एटॉमिक सेम मास हो बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स हो। कैल्शियम उसका भी 40 मास है, आर्गन का भी 40 है, बट एटॉमिक नंबर अलग अलग है। ठीक है, तो इन्हें क्या बोला जाएगा, आइसोबार्स। ठीक है, आइसोबार्स में कोई रिलेशन नहीं होता है, उनका सिर्फ मास सेम होता है। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज का छोड़ो बट केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाती है। केमिकल प्रॉपर्टी डिफाइन कौन करता है, तो वैलेंसी उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफाइन करती है। आर्गन सोचो वो वैसे भी रिएक्ट नहीं करता था हमारा, कैल्शियम मेटल है बेटा, पानी में डालोगे भक से फ्लोट करना शुरू कर देगा।
क्यों? क्यों ऑक्सीजन वगैरह निकलता है? नहीं, कैल्शियम शायद हॉट वाटर कोल्ड वाटर वगैरह ऐसा अलग अलग है, तुम लोगों को आगे है। आग नहीं पकड़ता है शायद, आग पकड़ने में ध्यान नहीं है, फ्लोट तो मस्त मस्त करता है वो। आई थिंक ये जो भी है वो अलग रिएक्टिव रहता है कैल्शियम, आर्गन बिल्कुल रिएक्टिव नहीं होता है। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनका सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर हो। आइसोबार जिनका सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स हो। इनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, उनमें केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होना शुरू हो जाती है। यहाँ तक है ठीक है? यस। अब सुनो, हाँ सॉरी, वो उसको देखो आइसोबार हो जाए, एक और जो था पोस्टुलेट उसको फेल कर रहा है। अब प्लीज ध्यान दो, पहले ना वो न्यूमेरिकल पे जाने के पहले अगेन एक सेट ऑफ क्वेश्चंस। इसमें एक सेट ऑफ एलिमेंट्स है जो आइसोटोप जैसा बिहेव कर रहे हैं। कौन से रहेंगे वो? जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो वो आइसोटोप्स हो जाते हैं। एटॉमिक नंबर सेम है, आइसोटोप हो रहा है। एक सेट ऑफ एलिमेंट्स है जो आइसोबार जैसा कर रहे हैं। वाई सेट समझा ये चीज? ऐसे फालतू के क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोगों को। इसके बाद में अब अपन लोग पिछले चैप्टर में याद है क्लोरीन दिया गया था हम लोगों को, उसका एटॉमिक मास दिया गया था 35.5 था वो। ये देखो, अब अगर मैं देखूं 35.5 मतलब या तो प्रोटॉन्स डेसिमल में है या न्यूट्रॉन्स डेसिमल में। ऐसा हो सकता है कि आधा प्रोटॉन आधा न्यूट्रॉन, तो नहीं। ये कंसेप्ट ना आइसोटोप्स के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। प्रॉब्लम क्या है बेटा, अब अगर मैं क्लोरीन बोलूंगा, क्लोरीन का मास कुछ है, तो आप मुझसे पूछोगे कौन सा आइसोटोप यूज कर रहे हो। मुझे नहीं पता, तो मुझे ऑन एन एवरेज लेना पड़ेगा, करेक्ट? जैसे कि फॉर एग्जांपल जब मैं किसी से पूछता हूँ तुम्हारे को कितने परसेंटेज आए हैं, वो बोलते हैं 94। दैट डज नॉट मीन हर सब्जेक्ट में 94 हो गए। इट्स पॉसिबल कुछ में कुछ, कुछ में कुछ, उसका एवरेज 94 रहा है। तो वैसे जब क्लोरीन का मैं मास लिख रहा हूँ 35.5, तो एक क्लोरीन का कुछ और मास होता था, दूसरे क्लोरीन का कुछ और मास होता था। उसका परसेंटेज वाइज देके कौन कितना ज्यादा है उसे वेटेड एवरेज निकाला गया। एवरेज नहीं, वेटेड एवरेज निकाला गया है। तो मतलब क्या होता है छोटो वेटेड एवरेज का? डायरेक्टली फॉर्मूला सीखो, किस्सा खत्म करो, बहुत सिंपल सा है। फॉर्मूला क्या है? खुद का मास इंटू खुद का परसेंटेज प्लस खुद का मास इंटू खुद का परसेंटेज प्लस सेम चीज द होल ओवर 100। सर नहीं समझा क्या? देखो पहले क्या है, फॉर एग्जांपल क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन दो अलग अलग इसमें पाया जाता है, 1735 एंड 1737। ठीक है, अपने को पहले किस परसेंटेज में कौन प्रेजेंट है वो निकालना पड़ता है। कई बार सिंपल क्यूट तरीके से परसेंटेज देने की जगह इनकी मस्ती खत्म ही नहीं होती है। ये लोग रेशियो में दे देते हैं कि सर ये वाला 17 वाला, ये 13 गलती से लिख दिया मैंने, पता नहीं कैसे। ठीक है, वो 1735 वाला 3:1 रेशियो में, मतलब ये 3 है और ये अकेला 1 है। ठीक है, तो सर अब कैसे क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, जो इन लोगों से परसेंटेज निकालना पड़ेगा 3:1 रेशियो में। परसेंटेज निकालने के लिए खुद का एग्जिस्टेंस अपॉन टोटल कितना हो रहा है 3/4 इंटू 100, तो वो हो गया कितना 75। तो ये 75% है, ये बचा कुचा 25% है। तो अब मैं एवरेज मास कैसे निकालूंगा? खुद का मास कितना है 35 इंटू खुद का परसेंटेज कितना है 75 प्लस खुद का मास कितना है 37 प्लस खुद का परसेंटेज कितना है 25। तो वो बन जाएगा क्या 35 इंटू 75 प्लस 37 इंटू 25 द होल ओवर 100। जब उसकी वैल्यूज डाल के सॉल्व करूंगा तो आंसर 35.5 आता है। तो ये होता है एवरेज एटॉमिक मास का कंसेप्ट। यस, देखो तेरे क्लोरीन ये दो जो होते हैं वो 3:1 रेशियो में प्रेजेंट थे। अगर रेशियो ज्यादा है परसेंटेज निकालना पड़ेगा। परसेंटेज 3:1 मतलब 3 पार्ट आउट ऑफ 4 पार्ट्स टोटल मिला के, तो 3/4 इंटू 100 75, ये बचा बचा 25 या 1 आउट ऑफ 4 तो 25। फिर खुद का मास इंटू खुद का परसेंटेज प्लस खुद का मास इंटू खुद का परसेंटेज, और होते तो वो खुद का मास इंटू खुद का परसेंटेज करके द होल ओवर मैं 100 करता, तो मेरा उससे जो आंसर आ रहा है वो मेरा एवरेज एटॉमिक मास होता था। हाँ, हाइड्रोजन का तो है ही ना बेटा। यस, नहीं हमेशा रेशियो की जरूरत नहीं है, कई बार तेरे को वो लोग परसेंटेज डायरेक्ट दे सकते हैं। अब नहीं, अब नहीं। हाँ यस, कोई वहाँ पे, हाँ देखो रेशियो दिया रहेगा या परसेंटेज दिया रहेगा, याद नहीं करना है। अब देखो ओए एक एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा अभी के लिए न्यूमेरिकल का, बहुत ही प्यार सा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके भी दिया है मैंने। कोई तो भी एक एलिमेंट है एक्स जो ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है,
इसके सिवाय आपको ये क्लियरली दिया गया इसका एवरेज एटॉमिक मास 16.2 है। आपको पूछा गया है कौन कितना परसेंटेज में एग्जिस्ट कर रहा है। मैं जस्ट एक ऐसे ही पूछो तेजस से, बच्चा अगर ये पहला वाला 10% है तो पक्का से दूसरा वाला कितना परसेंट होगा? अगर पहला 10% है तो दूसरा वाला कितना परसेंट होगा? 90। पहला 30% है, दूसरा कितना होगा? मतलब 100 से बचा पूछा, तो अगर पहला वाला A परसेंटेज है तो दूसरा वाला कितना होगा? 100 माइनस ए माइनस 100 नहीं, 100 माइनस ए हो जाएगा। तो यहाँ पर उसने x लिया है। तो देखो अब मैंने क्या बोला, मान लो सर ये A परसेंटेज में है, तो ये भैया कितना रहेगा? 100 माइनस ए परसेंटेज में रहेगा। करेक्ट। अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, खुद का मास इंटू खुद का परसेंटेज प्लस खुद का मास इंटू खुद का परसेंटेज द होल ओवर 100 इज इक्वल टू एवरेज एटॉमिक मास, वैसे 16.2 दिया गया है मुझे क्वेश्चन में। नीचे के 100 को यहाँ पे लाऊंगा, ये खोलूंगा, 16a प्लस 1800 माइनस 18a इज 1620 माइनस 2a प्लस 1800 इज 1620 माइनस 2a इज माइनस 180, तो a इज 90। तो अगर a 90 हो गया मतलब पहला वाला 90% था, दूसरा वाला बचा कुचा 10% है। समझे जी क्या हुआ है? हाँ हाँ, वो ट्रांसपोजिशन तेरे पे। तो गाइस हाँ, एक और ये भी फालतू का क्वेश्चन है सर, हीलियम और बेरिलियम दोनों के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन देखूंगा। हीलियम हाइड्रोजन हीलियम 2 ही हो गया, बेरिलियम हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 2,2 हो गया, दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तब भी आप बोल रहे हो हीलियम बैलेंस, हीलियम की बैलेंस 0 है जबकि बेरिलियम की बैलेंस 2 है, ऐसा क्यों? बेटा हीलियम में एक ही शेल है, एक ही शेल जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें मैक्सिमम 2 ही आ सकते थे, इसीलिए उसकी बैलेंस 0 है। बेरिलियम में 2 शेल्स है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे, वो 6 गेन या 2 लूज कर सकता था, तो उसके हिसाब से 2 लूज करने के कारण उसकी बैलेंसी 2 हो रही है। समझा ये चीज़ क्या हुई है? कई केमिस्ट्री पढ़ने के लिए बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, आफ्टर रीडिंग नोट्स या चैप्टर एंड अंडरस्टैंडिंग इट, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन बैंक की आप लोगों को बुक बोली गई है, उसमें एमसीक्यू थ्योरी क्वेश्चन तो पूरे करें तुम लोगों को इजीली हो जाएंगे, एमसीक्यू में थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं, प्लीज़ वो सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। ओवर हियर वी एंड अप विद केमिस्ट्री का भी ये रिविजन।